हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। मुझे कुछ बच्चे के कमेंट्स या कॉल्स आ रहे थे कि सर हम लोगों की अभी फर्स्ट टर्म एग्जाम है और एलियन की पढ़ाई जो चाहिए वो नहीं हो चुकी है, प्रेशर आ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों इस प्रेशर को खत्म करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ये अगर आपको सही में पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग कम दिन में, आपको पता है कि आज 4 तारीख है, 5, 6, शायद किसी कॉलेज में 6, 7, 8, 9, 10 से फर्स्ट टर्म एग्जाम चालू है। आप लोग कमेंट में डालो ताकि पता लगेगा मुझे सिलेबस कब खत्म करना है, क्योंकि मैं 7-8 चैप्टर लेने की कोशिश, आई विल ट्राई माय बेस्ट लेवल। बड़े चैप्टर एक खाता नहीं हो सकता है, नहीं तो आप बोलोगे सर सभी चैप्टर, जैसे कि मुझे लगता है लॉज ऑफ मोशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो छोटे चैप्टर्स है इसमें से कौन से सवाल आते हैं, क्या आते हैं, हम लोग हर चीज़ पे बात करने वाले। मैं पेपर भी दूंगा आपको, क्वेश्चन पेपर कैसे होता है। अगर आपकी फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो चुकी है, अच्छी हुई होगी उम्मीद करता हूं, लेकिन फर्स्ट टर्म एग्जाम आपकी अच्छी ही होगी, मैं गारंटी के साथ बोलूंगा। बस ऑलवेज बोलो और इस वन शॉट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि आपका जो स्कोर है बेटा बढ़ना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। तो यहां पर मैं मैथमेटिकल मेथड लिख रहा हूं, आपके कॉलेज के चैप्टर डालना है। किसी किसी के अलग अलग चैप्टर होते हैं। देखो कोई क्या करता है, पहले 3 चैप्टर जैसे कि यूनिट एंड मेजरमेंट, मैथमेटिकल मेथड, मोशन इन प्ले, बाद में P2 के जैसे कि कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर डाल सकता है भैया, कोई है ना, अलग अलग जो भी आपके चैप्टर, जैसे कि मैं सिलेबस साथ में लेके बैठा हूं जानबूझकर। कुछ किसी किसी की क्या हो सकता है, साउंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कौन सा सिलेबस देना है नहीं देना है। तो इसलिए कमेंट में डालो ताकि मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट लेवल, ज्यादा से ज्यादा जिसको ज्यादा लाइक आएंगे। जैसे कि एक ने डाला इलेक्ट्रोस्टैटिक, लाइक ज्यादा है उसके ऊपर, तो मुझे समझ में आएगा कि ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों का है। ठीक है, तो यार चलो इधर उधर से बातें करने से अच्छा है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल मेथड्स। सबसे पहले बेटा डेफिनेशंस भी आती है। डिफाइन द टर्म, सवाल कैसे आता है, डिफाइन द टर्म स्केलर एंड वेक्टर, 2 मार्क के लिए सवाल। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न में भी आपको प्रोवाइड करूंगा। स्केलर क्या होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी है ये ओनली मैग्नीट्यूड को दर्शाती है। मतलब मैं बता देता हूं फटाक से आप लोगों को, जैसे कि आलू लेने के गए, कितना लेना है, 2 kg भैया, इसको ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मतलब मैग्नीट्यूड में एक तो नंबर होता है और दूसरा जो होता है वो यूनिट होता है। ऐसा नंबर रहा तो ये होगा भैया ओनली स्केलर क्वांटिटी, इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं डायरेक्शन की बात करूं, मुझे जाना है औरंगाबाद, मेरे राइट साइड में इधर औरंगाबाद है बेटा, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो औरंगाबाद इस साइड में, तो मुझे बोलना पड़ेगा यहां से 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। इधर जाओ, किसी ने पूछा रास्ते पे खड़े, भैया औरंगाबाद कहाँ जाना है, भैया कुछ नहीं, इस साइड में जाओ, इस दिशा में 5 किलोमीटर बोलना पड़ेगा ना, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर बोला है। लेकिन जब पोटैटो लोगे आप तब कभी नहीं बोलोगे मुझे फॉरवर्ड, ईस्ट, वेस्ट, कोई डायरेक्शन नहीं बताने की जरूरत है, वो स्केलर क्वांटिटी है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी विच कैन कंप्लीटली डिस्क्राइब देयर मैग्नीट्यूड। ओनली क्या गिनेंगे, मैग्नीट्यूड मतलब मोजना, मापना, मेजर करना, किसी चीज को ओनली मेजर करना है। जैसे दूध लेने गए, 2 लीटर दूध दे दो, ओनली मेजर कर रहे, बराबर है ना। केली लेने के लिए गए, 2 डजन केली देना, तो ये बेटा ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड है, उस क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो ऐसा मास है, टाइम भी, डायरेक्शन नहीं बताते, टेम्परेचर है, डेंसिटी है। डिफाइन याद हो रही है, अभी डिफाइन मेरे साथ याद करना है बच्चों। अगर आप चाहते हो नंबर लेना, क्या बोलोगे, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब, क्या करेंगे, बाय देयर मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। डिफाइन ऐसे ही लिखना है, ओनली मैग्नीट्यूड लिखोगे तो वो इंप्रेशन नहीं पड़ता है ना। फिजिकल क्वांटिटी विच कैन कंप्लीट डिस्क्राइब देयर मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। मेरे साथ में बोलोगे तो और मजा आएगा। वेक्टर क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए डायरेक्शन, क्या बोल रहा हूं बेटा, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या होना चाहिए भैया, डायरेक्शन। मैंने क्या बोला, मुझे औरंगाबाद जाना है, कितना, 5 किलोमीटर दूर, कहां, ईस्ट की तरफ, बोलना पड़ेगा ना भैया, है ना। अपनी जैसे कि वेलोसिटी की क्वांटिटी है ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे कि देखो यार, मैं यहां से, मैं 2nd फ्लोर पे रहता हूं, फिलहाल मैं अपना स्टूडियो है, यहां से मैं बॉल नीचे डालू विंडो से, एक बंदा है नीचे से डायरेक्ट जंप कर रहा है, यहां से नीचे डायरेक्ट जंप कर रहा है, और एक बंदा
पहले फ्लोर पे, दूसरे फ्लोर पे, ऐसे जाते 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 नीचे जा रहा है कि नहीं। जो शॉर्टकट डिस्टेंस इस्तेमाल करना है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मैंने बोला ना, नीचे 2 मीटर जंप लगाई, छलांग लगा दी, तो मीटर आ गया 2 मीटर, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसको कहते बेटा वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, बोलो कैसे, फिजिकल क्वांटिटी विच नीड द मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एज वेक्टर। बोलो मेरे साथ, बोलो भैया, बोलो, आपको यही करवा के दूंने वाला हूं। फिजिकल क्वांटिटी विच नीड द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या, मैग्नीट्यूड as well as direction for their complete description, now then it is called as a vector quantity. Example, displacement velocity force, है ना भैया, मैंने फोर्स लगाया, कब ऊपर लगाया, कितना, 10 न्यूटन, है ना, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। चलो फटाफट लेते हैं, जीरो वेक्टर क्या होता है सर, ये जीरो वेक्टर क्या होता है, ये डेफिनेशन आती है एग्जाम में, ध्यान रखना भैया। जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी कहा जाता है, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन, आर्बिट्री डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द जीरो वेक्टर। भैया हमारे पास जैसे कि वेलोसिटी या स्टेशनरी पार्टिकल है, लेकिन वो वेक्टर है, क्यों, क्योंकि भैया ये जो पार्टिकल है भले वो रेस्ट पे है, कैसे है फिलहाल में रेस्ट, लेकिन इसकी टेंडेंसी होगी कि यहां जाना चाहता हूं, यहां जाना चाहता हूं, यहां जाना चाहता, थोड़ा फोर्स लगाओ तो इसको स्पीड मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी, मतलब रेस्ट पे है, लेकिन इसका पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होगा भैया, कोई ना कोई एक डायरेक्शन होगा। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन एक जो वेक्टर है बेटा, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन इसको जीरो वेक्टर बोलते हैं। देखो कोई पार्टिकल है, मूव हो रहा है, इधर यहां स्पीड चेक की भैया 5 मीटर पर सेकंड थी सर, यहां पे ए पे, बी पे चेक की 5 मीटर पर सेकंड, स्पीड बदल रहा नहीं है, उसकी जो स्पीड है वही है बेटा। कहीं पे भी चेक किया मैंने, अलग अलग पॉइंट पे चेक करके देख रहा था, सेम थी बेटा। एक्सेलरेशन कहते हैं जिसकी स्पीड चेंज होती है। स्कूटी का भैया स्पीड चेंज करने का काम कौन करता है, एक्सेलरेटेड करता है, मतलब इसीलिए एक्सेलरेशन बोला है। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड को चेंज करना, वेलोसिटी चेंज होना। अब यहां पे एक्सेलरेशन dv बाई dt वेरिएबल है, इसलिए d लिखा, डेरिवेटिव कर रहा हूं। अब v ही कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं बदलता, तो डेरिवेटिव कांस्टेंट का जीरो होता है, तो जीरो आएगा। मतलब एक्सेलरेशन भले जीरो है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना भैया। देखो इधर मैंने बोला था ना, ईस्ट डायरेक्शन है आपका, ईस्ट डायरेक्शन है, बोला था ना मैंने। मतलब भले एक्सेलरेशन जीरो है, देखो वही बोल रहा है, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो है बट डायरेक्शन है इसका, इसको कहा जाता है जीरो वेक्टर। चलो आगे बढ़ते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या बोलता है, दो या दो से ज्यादा, दो, देखो एक है P नाम का, एक Q नाम का एक वेक्टर है भैया, इसका एक रिजल्टेंट, दो या दो से ज्यादा वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, है ना, उस मतलब वेक्टर मिलेगा, उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। मतलब सम ऑफ टू और मोर वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर विच हैज सेम इफेक्ट, इसका सेम इफेक्ट है, इसका जो अगर इफेक्ट देखा जाए, यहां पे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला वो सेम होना चाहिए, इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं भैया। ये डेफिनेशन है, ओके। और ये वन शॉट है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, जैसे मैंने चैप्टर में पढ़ाया था वो बहुत ज्यादा डिटेल लिया था। अब देखो नेगेटिव वेक्टर, देखो नेगेटिव वेक्टर में एक वेक्टर लिया मैंने ए नाम का, दूसरा लिया बेटा यहां पे बी नाम का वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड कैसा भैया, देखो इसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। डायरेक्शन कैसा भैया, है ना, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसको निगेटिव वेक्टर कहा जाता है। अब वेक्टर देखो, निगेटिव वेक्टर मतलब गिवन वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, इसको एज द निगेटिव वेक्टर। ये आपके मन से भी लिख सकता, थोड़ा सा कोई टेंशन है, लेकिन वो प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, चलिए इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या बेटा, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर है, ए नाम का भी और बी नाम का बी वेक्टर है, मतलब ए वेक्टर
ए क्या और बी की जो मैग्नीट्यूड है सेम है और डायरेक्शन भी देखो ये इधर इस डायरेक्शन है, तब उसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। टू वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ये भी मैं जब बोल रहा हूं ना ये भी डिफाइन लिख सकते हैं। अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर। उसको क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। भैया कितना इजी है ना, ये डेफिनेशन आने वाली है एग्जाम में, ध्यान से देखना भैया। पोजीशन वेक्टर, अब देखो मैंने यहाँ पे ये एक्स एक्सिस निकाला, ये वाई एक्सिस निकाला, ये ओरिजिन है मेरा ओ, यहाँ पे कोई तो एक पार्टिकल है, इससे मुझे कनेक्ट करना है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया बेटा। पी नाम पे कोई तो वेक्टर है ना, पॉइंट था, मतलब अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ पॉइंट। पोजीशन कहाँ पे? पी या पॉइंट पे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन से रिस्पेक्टिव में वो जो पॉइंट होगा है ना, जो पॉइंट होगा वहां पे एक लकीर खींचनी है भैया आपको, है ना। तो ये जो वेक्टर होगा हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। ये क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर बेटा डिफाइन स्केलर वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर और यूनिट वेक्टर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, a vector having unit magnitude in a given direction is called as unit vector in that direction. A vector having unit magnitude, कैसा बेटा? यूनिट मैग्नीट्यूड है, मतलब जैसे कि यूनिट वेक्टर निकालना, एक वेक्टर निकालो, ए वेक्टर लिया मैंने, सॉरी ए वेक्टर लिया, एक मिनट, देखो देखो ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लेना बेटा, तो जवाब तो 1 मिलेगा ना। अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर जो है देखो, एक कंसीडर करो, आपके मालूमात के लिए मैं बताने वाला हूं, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड, एक्स वाई जेड, ये यूनिट वेक्टर होता है। अलोंग द एक्स एक्सिस आई यूनिट वेक्टर, along the y-axis j यूनिट वेक्टर, along the z-axis k यूनिट वेक्टर होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मैंने ले लिया एक वेक्टर की वैल्यू, जो भी मुझे p की वैल्यू लिखना था, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 3i, मतलब 3 ये जो है ना बेटा, ये मैग्नीट्यूड है, ये कौन है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर है, और i ये डायरेक्शन दिखा रहा है, i क्या कर रहा है? ये डायरेक्शन दिखा रहा है। i क्या डायरेक्शन दिखा रहा है? वो बोला भैया आपकी जो ये 3 वैल्यूज ली है ये y एक्सिस पे है, जो 3 वैल्यूज आपने लिखी है ये x एक्सिस पे, सॉरी। और जैसे कि अगर आप लोग ऐसे लिखोगे p वेक्टर 3i प्लस 4j, तो इसका मतलब है ये मैग्नीट्यूड तो है 3, लेकिन i ये अलोंग द x एक्सिस 3 यूनिट, यहां पे 1 होगा, 2 होगा, 3, मतलब ये अलोंग द एक्सिस पे है। अब जे है, जे क्या दिखा रहा है? ये बोलता भाई आप लोग है ना, ये मतलब y एक्सिस पे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, ये वैल्यू 4 यूनिट यहाँ पे आ रही है, कहाँ पे? अलोंग द y एक्सिस पे। अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हैं ऐसे 5k, तो यहाँ पे भी 5 कहीं आता अलोंग द z एक्सिस, मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोग मैग्नीट्यूड तो दिखा रहे, वो वैल्यूज दिखा रहे, जैसे फोर्स हो तो 5 न्यूटन लिखोगे ऐसे, फोर्स इज इक्वल टू 5J, तो इसका मतलब अलोंग द y एक्सिस पे 5 यूनिट, ये 5 न्यूटन फोर्स अलोंग द y एक्सिस पे दिखाओ, ये मतलब होता भैया। अब इसकी कहानी बताओ सर, डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन याद रखिएगा कि ये वेक्टर है, अब जैसे कि मैं ए की बात कर रहा हूं, एक कंसीडर करते हैं हम लोग कि ये ए की वैल्यू, ठीक है। ए वेक्टर क्या है मेरे पास? 3i यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कौन है बेटा इसका? 3i का 3 नंबर होता है ना वो 3, तो क्या करोगे? मर जाएगा 3, तो ये यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस, मतलब x एक्सिस अलोंग द, ये आ रहा मतलब अलोंग कौन सा बेटा? x एक्सिस पे, मतलब ये क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन दिखा रहा है। ये x एक्सिस पे ये नंबर था, ये y एक्सिस पे था, ये z एक्सिस पे था, मतलब अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन मतलब ये दिखा रहा है i, j रहता तो y बोलते हैं हम लोग। अ वेक्टर हैविंग, वेक्टर मतलब ये देखो
पढ़ना है बेटा, ये जो है ना फार्मूला, इसको पढ़ो पढ़ो। कैसे पढ़ो? वेक्टर, ये वेक्टर है हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब डिवाइड बाय ये मैग्नीट्यूड किया, इसको मॉड में लिखना, मतलब मैग्नीट्यूड ओनली नंबर लिखना है। मतलब ये वेक्टर है, हाँ सर 3i लिखा ना आपने, 3i लिखा है यहाँ पे। 3i का मतलब क्या बेटा? ये वेक्टर है। क्यों? डायरेक्शन दिखा रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, और इसका मैग्नीट्यूड कौन है? फिर 3 है। 3 कैंसिल, तो ये वेक्टर ही दिखा रहा है ना, मतलब भैया ये यूनिट वेक्टर है। इसी को यूनिट वेक्टर, 1 वैल्यूज आ रही है ना, 3 जा, मतलब यूनिट मतलब 1। चलो आगे बढ़ता हूं। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर, इसके बारे में बात करते हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ऑफ स्केलर। देखो अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, इसके ऊपर हो सकता है एमसीक्यूज आने के चांसेस है। क्या बोला गया है कि यहां पे पहले क्या क्वेश्चन था? डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, या डिफाइन द टर्म पूछेंगे। स्केलर वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ऐसे डिफाइन पूछेंगे। ये सवाल आपको एमसीक्यूज नॉलेज बेसिस पे होता है। कैसे होता है सर? उनका कहना है आपके पास एक, अगर आप इज इक्वल टू स्केलर नंबर हो, क्या होना चाहिए? एक स्केलर, और इसका मल्टीप्लिकेशन अगर वेक्टर के साथ हो, किसके साथ हो? वेक्टर के साथ हो। देखो एक कोई एक नंबर, मतलब एक वेरिएबल होगा या कोई क्वांटिटी होगी, एक स्केलर, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तब उसका प्रोडक्ट हमको स्केलर मिलता है, नहीं वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है भाई साहब? वेक्टर मिलता है। सर कोई प्रूफ है आपका पास? हाँ जी, मेरे पास प्रूफ है, यही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, या स्केलर वेक्टर बोलो। प्रूफ है? हाँ बिल्कुल है। कौन सी क्वांटिटी है? देखो मुझे पता है कि एक मास एक क्वांटिटी बेटा, और ये वेक्टर है मेरे पास एक्सेलरेशन। क्या है ये? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटी है, मास ये स्केलर क्वांटिटी है। आपको पता है एम ए ये फार्मूला किसका है? तो ऑब्वियसली 100% फोर्स का है, और फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब वो कहता है अगर एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन अगर वेक्टर के साथ हो, तो जो इसका आंसर मिलेगा इन दोनों का, क्या है फार्मूला पता है? इन दोनों का आंसर क्या बेटा? फोर्स है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन्स लॉ, तो पढ़ा होगा एम ए, ये फार्मूला पहले चैप्टर में भी हो चुका है यूनिट एंड डायमेंशन निकालते समय। तो m इंटू ए, एम ए स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर है बेटा। तो बेटा एक स्केलर और एक वेक्टर का प्रोडक्ट होने के बाद, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, ये जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो मिलेगा वो वेक्टर होना चाहिए। फोर्स वेक्टर है, पता है कितने न्यूटन फोर्स लगा रहे कौन से डायरेक्शन में? मैंने इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाए, कौन से? ऊपर डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? इजी है, समझा बेटा? ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको होना चाहिए। नंबर दूसरा एग्जांपल देखो, आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी। देखो मास, देखो मास कौन है रे? स्केलर क्वांटिटी, सबको पता है। सर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है सर। एक स्केलर एक वेक्टर का प्रोडक्ट हो, तो उसका जब प्रोडक्ट मिले, जो जवाब मिले, जो आंसर मिले, वो भी वेक्टर ही होगा। आपके मालूमात के लिए एक स्केलर एक वेक्टर, मास इंटू वेलोसिटी, किसका फार्मूला भाई? सिंपल है सर, मोमेंटम का। और मोमेंटम कौन है भैया? वेक्टर क्वांटिटी है, सब गांव को पता है, मुझे पता है, आपको पता है। क्या मेरे जवाब समझ में आ रहा है? एक स्केलर एक वेक्टर का अगर प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तब उसका जो आंसर मिलता है, इन दोनों का आंसर जो मिलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। इन दोनों का मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी होगा। कब बेटा? एक स्केलर एक वेक्टर, एक स्केलर और वेक्टर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। आई विल रिपीट, ओके। चलिए नेक्स्ट बेटा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो एडिशंस करो। जैसे कि यहां पे मेरे पास बुक का दिया वाला मैं अलग दूंगा, यहां पे 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरा भी वेक्टर है मेरे पास, यहां पे 12 सेंटीमीटर है सर। अब इसके एडिशंस करोगे, क्यों करोगे एडिशंस? सर एडिशन करने का कारण यह है, दो वेक्टर का भले मैग्नीट्यूड सेम ना हो बट डायरेक्शन सेम रहा तो एडिशंस करते। क्या करते हैं? एडिशन। कितनी आएगी बेटा? 20 सेंटीमीटर। और डायरेक्शन कौन सा आएगा?
ये दो वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही आएगा। ये तो बात हो गई सर एडिशन की, समझ में आ गई। अब हम लोगों को सर थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। क्यों बताता हूं बेटा। अब मेरे पास एक वेक्टर है, जैसे कि यहां पे 15 सेंटीमीटर वेक्टर लिया और एक वेक्टर है मेरे पास जो कि 7 सेंटीमीटर है। अब यहां पे क्या दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो, विरुद्ध दिशा में हो, एंटी पैरेलल हो, बस हो गया अभी। तब बेटा इसका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट जो मिलेगा सब्ट्रैक्शन करके, इतना बड़ा तो नहीं होता लेकिन मान लो यार, टेंशन मत लेना। कुछ बच्चे बोलते सर इतना बड़ा निकालते हो क्या, तो देखो यहाँ पे मैं अलग मार्कर इस्तेमाल करूंगा, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। कितना होगा बेटा, 8 सेंटीमीटर। और डायरेक्शन कौन सा होगा, जो बड़ा वेक्टर है, जो बड़ा। अब मुझे बताओ 15 बड़ा है या 7 बड़ा है, तो करेक्ट बोलोगे आप, तो 15 बड़ा है। 15 का डायरेक्शन इस दिशा में, तो इसलिए इसका भी इसी दिशा में होना चाहिए। ओके, तो ये सब्ट्रैक्शन है। चलिए ट्रायंगल लॉ, ये सवाल आता है बेटा, ये सवाल ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ आने के बहुत सारे चांसेस है। मैं क्या बोल रहा हूं, दो वेक्टर लिया, देखो ये P एक वेक्टर है और एक Q वेक्टर है भैया, समझे। दो वेक्टर लिया मैंने, है ना। व्हेन टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब इसके दो साइड ट्रायंगल की बन सकती है क्या, हाँ जी, कैसी, वेक्टर हमेशा पैरेलल में शिफ्ट होते हैं। तो ये जो वेक्टर इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां चिपका देता हूं, कौन सा, Q वेक्टर। देखो ये P वेक्टर था, Q वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके चिपका दिया, यहाँ पे दो साइड बना दी। अब वेक्टर आ गया, वेक्टर को क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। वेक्टर है भैया, तो उसको मेजर भी करेंगे और उसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड सर। टेकन इन अ सेम ऑर्डर एंड थर्ड एक साइड निकालनी हमको जो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करे। अब इसको ट्रायंगल थोड़ी बोल सकते, नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे, अगर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे तो। लेकिन ये ड्रॉ लाइन कर रहे हो जो रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं इसको, ये ड्रॉ करते समय ध्यान से देखना भैया कि पहले वेक्टर का ओरिजिन, देखो इसको कहते हैं ये ओरिजिन, समझे, ये ओरिजिन है, सबको पता है सर। और ये कौन है बेटा, एंड है ना, या इसको हेड बोल सकते हैं, इसको टेल बोल सकते हैं, शेपुट हेड है ना, ये हेड है हमारा, समझे ना, ऐसे भी बोल सकते। तो ध्यान से देखिएगा, पहले वेक्टर का ओरिजिन थर्ड वेक्टर जो निकाल रहे उसका ओरिजिन के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ज्वाइंट होना चाहिए। और सेकंड वेक्टर का एंड और थर्ड का एंड कनेक्ट होना चाहिए, तो ही ये रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, अदरवाइज नहीं। बस यही इसकी कहानी लिखी गई है। देखो मैंने क्या बोला, दो वेक्टर लिए, हाँ सर, रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल P एंड Q, दो ट्रायंगल की दो साइड बनाई, उसको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा, हाँ। टेकन इन अ सेम ऑर्डर, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। इसका रिजल्टेंट आना चाहिए, लेकिन रिजल्टेंट निकालते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन सा, कि पहले वेक्टर का ओरिजिन थर्ड के ओरिजिन के साथ होना चाहिए, सेकंड का एंड थर्ड के एंड के साथ होना चाहिए, तब हम लोग इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोल सकते हैं। यही है बेटा ट्रायंगल का लॉ। सर कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दोगे, हाँ जी बिल्कुल दूंगा भैया। देखो रूल्स एंड रेगुलेशंस याद रखना, दुआ लगेगी भैया आपको, क्या लगेगी, दुआ लगेगी। आपको क्या बोला, पहला एक वेक्टर लिया मैंने, जो कि इसका नाम हमने ए लिया, पी क्यू लिया था पहले, कोई टेंशन नहीं। दूसरा वेक्टर है सर क्यू वेक्टर, मैंने क्या बोला था, पहले का एंड दूसरे के ओरिजिन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। पहला खत्म हुआ तो दूसरा क्या करते, पहले का एंड दूसरे का ओरिजिन कनेक्ट होना चाहिए। थर्ड क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे ड्रॉ किया जाता है, पहले के ओरिजिन दूसरे के ओरिजिन के साथ, दूसरे का एंड तीसरे के एंड के साथ, यही है रिजल्टेंट। तो क्या करते हैं, हमने सम कर रहे हैं बेटा। क्या हुआ, जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो सिंपल एडिशंस करते थे, जैसे मैंने 8 + 12 20 किया था, याद है। एंटी पैरेलल है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन जब दो वेक्टर ना डायरेक्शन सेम है ना एंटी पैरेलल है, ऐसे समय पे क्या करना चाहिए, अगर ऐसे दो वेक्टर दिखाई देते हैं उसको पैरेलल शिफ्ट करके अगर मेरा ट्रायंगल बनता है भैया, तो ट्रायंगल लॉ लगाना चाहिए।
मेरी बात समझ में आ गई। हमने क्या पढ़ा सर, दो वेक्टर है, सेम डायरेक्शन है, सर चिपका दो, एडिशन करो। ये 8 था, ये 12 था, आपने खटाक से बोल दिया सर ये 20 वेक्टर है, ये थोड़ा सा बड़ा निकालना चाहिए। एंटी पैरेलल है सर, ओके सर। क्या करोगे सर, बस यहाँ पे जो भी होगा समझो, ये 7 था, ये हमारे पास 15 है, तो ये 8 सेंटीमीटर। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ठीक ठाक था। लेकिन मेरे पास एक ऐसा है, एक ऐसा है कुछ वेक्टर, क्या करे सर, ना तो ये पैरेलल है ना ये एंटी पैरेलल है, दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है। सर जलाओ, मैंने जला दिए भैया, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। और इसी के कारण हमने ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस ऐसा पॉइंट पढ़ते हैं, समझे। चलो सर कुछ बता दो अभी आगे क्या करना है। चलो सुन लीजिएगा भैया, देखो आपकी एग्जाम है, अगर बुक साथ में लेके बैठोगे तो मजा आएगा भैया, भैया मजा मजा। अब देखो यार, यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर मेरा आ रही है आर, तो क्या करते हैं, सम करते हैं हम लोग, सम कर रहे हैं यार। अरे सम कर रहे थे ना, सम या सब्ट्रैक्शन करते थे। तो यहां पे ऐसा लग रहा है कि मुझे कि कंबाइन करना दो वेक्टर को, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर सकते। पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर इज इक्वल टू तीसरा वेक्टर। क्या करना है, पहला वेक्टर ये है। सर कैसे समझे कि ये पहला ही वेक्टर है और ये दूसरा है, ये तीसरा है। भैया दिमाग की बत्ती जलाना पड़ती है, जो कि आपके पास होगी, लेकिन यूज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैं क्या बोल रहा हूं कि पहला वेक्टर कैसे समझ में आएगा, देखना, जिसके ओरिजिन के साथ ओरिजिन, ओके देखो ओरिजिन के साथ ओरिजिन है, और दूसरे का जो ओरिजिन है उसके साथ एंड है, वो पहला है। आई विल रिपीट, ओरिजिन के साथ ओरिजिन वहां से पकड़ना है। फिर सर ये भी है, ये भी है, कौन सा पकड़े, पहला कौन सा समझे, ये समझे या ये समझे, आर समझे या ए समझे। तो मैंने बोला सिंपल बात करनी है, यहां पे एंड है, तो 100% देखो ओरिजिन ओरिजिन एंड एंड, वो तो तीसरा वेक्टर हो गया, वो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ओरिजिन के साथ ओरिजिन, एंड के साथ एंड, ऐसे वेक्टर को बाजू में निकालो, उसको रिजल्टेंट बोलो। सर आप कैसे समझे, आप दो बाकी है, पहले ओरिजिन के साथ ओरिजिन, पहले का एंड, जो एंड के साथ कोई अदर जो वेक्टर हो ओरिजिन के साथ कनेक्ट हुआ, पहला बचाइए दूसरा वेक्टर, तो पहला प्लस दूसरा इज इक्वल टू तीसरा। मजा आ रहा है ना भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते, चलो यही है हमारा कौन सा लॉ भैया, ट्रायंगल लॉ। अब हम लोगों को कम्युनिटी प्रॉपर्टीज को बढ़ाना है आगे। सर क्या कम्युनिटी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये एक्चुअल में उन्होंने दिखाया नहीं बराबर, मैं दिखाता ना भैया, मैं किस लिए हूं फिर। ये ओरिजिन है भाई, ये बुक्स में थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है ना। ये ए है, ओके सर, एक वेक्टर निकालना है सर, ओके सर, क्यों निकाल दिया सर, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ ट्रायंगल सर, ओके सर। ये है मेरा बी, ओके सर, कोई टेंशन नहीं है। ये यहाँ पे है भैया, ये हमारा क्यू वेक्टर, हाँ सर। ये हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे पी वेक्टर, पैरेलल में शिफ्ट किया। ये ट्रायंगल था एक्चुअली, ट्रायंगल ला बेटा, ये ध्यान से देखिएगा। ये हमारा पी वेक्टर है, हाँ सर। ये हमारा क्यू वेक्टर है, हाँ सर, निकाल दिया। और ये रिजल्टेंट वेक्टर है बच्चा पार्टी, ये रिजल्टेंट है। ऐसा ट्रायंगल ला ही है ना यहाँ पे, तो है कि नहीं है। एक बात ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे ओ ए बी सी इसको नाम दे दिया, क्या नाम दिया, ओ ए बी। चलो अगर आप लोग ऐसा सोचोगे फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ, यहां पे ट्रायंगल है ओ ए बी, मुझे बताओ पहला वेक्टर समझे कैसे है, ये दूसरा, ये तीसरा, कैसे समझ में आया सर। पहले का ओरिजिन के साथ, एंड के साथ, ऐसा जो वेक्टर हो वो तीसरा वेक्टर होता है। ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा है, ये दिमाग की बत्ती जलानी पड़ती है भाई, तो जलाओ। ये आर वेक्टर सर होगा ए वेक्टर, पी वेक्टर है, क्या बोलना, चलो कोई टेंशन नहीं भाई, पी है तो पी ही लिखेंगे, क्यों टेंशन लेने का, टेंशन लेने का नहीं भैया, देने का काम होता है हमारा। तो सर देखो पी वेक्टर पहला प्लस दूसरा, ये क्यू वेक्टर है, लिख दिया सर। सर और एक ट्रायंगल लिख रहा है, कौन सा, लिखो भाई, फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ ओ सी बी, दिख रहा है भैया, ओ सी बी। क्या है फंडा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। देखो पहला वेक्टर ये है, दिख रहा है ना आपको, ये पहला वेक्टर है क्यू, इसमें जो है बेटा पहला वेक्टर है क्यू, प्लस दूसरा वेक्टर है क्यू, तीसरा वेक्टर इक्वल टू करके लिखना है। अच्छा सर, मतलब इसका मतलब आर के बराबर पी प्लस क्यू है, और इस आर ऊपर वाले ट्रायंगल में आर इज इक्वल टू क्यू प्लस पी है।
मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो कि P प्लस क्यू को हम Q वेक्टर प्लस P वेक्टर लिख सकते हैं, और ये लिखने का अधिकार ओनली इस लॉ में कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी प्रॉपर्टीज है बेटा। ये कम्युनिटी जो लॉज है या प्रॉपर्टीज है, ये कहती है कि आप लोग वेक्टर में, इसमें आप लोग कम्युनिटी लॉ को प्रूव कर सकते हैं, सही है, लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही? इसमें कुछ नहीं बेटा, पैरेलल वेक्टर शिफ्ट किए थे। देखो ये वेक्टर ऊपर लेके गया, हो गया। अब ये वेक्टर को इधर लेके आए थे, बस। बाकी क्या किया मैंने? पैरेलल वेक्टर शिफ्ट होता है, पैरेलल वेक्टर शिफ्ट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है क्या, बोल देना बेटा। लेकिन आप देखो, अगर मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा तो आपको दिक्कत होगी, बहुत बड़ा वीडियो बनता है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे पता है कि थोड़ा सा मुझे स्पीड लेना पड़ रही है, ये भी पता है मुझे, ठीक है ना। चलिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला जो ट्रायंगल है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, हाँ ध्यान से देखिएगा बेटा, कि यहां पे हम लोग अगर देखा जाए तो क्या क्या कर रहे हैं। यहां पे एक है हमारा पहला वेक्टर सर, इसका नाम है ए वेक्टर, ओके सर। दूसरा वेक्टर है सर हमारा बी वेक्टर है, ओके सर। और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। मुझे बताओ, पहला वेक्टर प्लस दूसरा, ये तीसरा है ना, तो क्या करोगे यार, ए प्लस बी करोगे, ट्रायंगल ला। देखो, पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर इज इक्वल टू तीसरा वेक्टर, लिखा। कोई टेंशन है? ये बात समझ में आ गई? कुछ हजम हो रहा है? अब दूसरा वेक्टर देखो, दूसरा एक ट्रायंगल जो पकड़ रहा हूं मैं, उसकी बात कर रहा हूं। पहला वेक्टर है सर मेरे पास ए वेक्टर, कोई टेंशन नहीं सर। और नहीं सर, कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट, मुझे दूसरा वेक्टर ये निकालना पड़ेगा। कोई टेंशन नहीं, मैं बताऊंगा। दूसरा वेक्टर जो है वो क्या है, मैं सर इस पेन से निकालना चाहता हूं, बी प्लस सी है ना ये। हाँ चलो, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। इसका रिजल्टेंट ये मिलेगा बेटा, ये देखो ना, पहले का ओरिजिन के साथ, एंड के साथ, तो ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, समझे? कोई टेंशन है? ये ए प्लस बी क्यों आया और बी प्लस सी क्यों आया, ये पता होना चाहिए। और दूसरी बात बेटा, आपको ये समझ के लेना है, तो बी पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव थिंकिंग शायद आपको एग्जाम को आगे लेके जाने से। सर जाओ देना, मला समझत नहीं है, सर ऐसा होला है, सर वैसा हो रहा है। भैया खुद को डुबाओगे, डुबाना से बचाना चाहता हूं, इसलिए वन शॉट आपके लिए लेके आ रहा हूं। बचना चाहते हो ना, बचना चाहते हो तो बच लो भैया। चलो तो आगे बढ़ता हूं। आप देख सकते हैं कि मुझे यहां पे एसोसिएटिव लॉ लगाना है। अब ये तो दोनों ट्रायंगल समझ में आ गए बेटा, ये जो दोनों ट्रायंगल ये समझ में आए क्या, ये इंपॉर्टेंट है। अब और एक ट्रायंगल ले रहा हूं जो कि इस तरह से, आप लोगों को सबसे पहला जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है, क्यों मैं बताता हूं रिजल्टेंट क्यों है। दूसरी लाइन ये, ओके सर, जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वाले देखो, और तीसरी जो लाइन है बेटा ये, ठीक है ना, ये है पहला, ये सी। अब देखो कैसे, मैंने बोला था ओरिजिन के साथ हो और एंड के साथ हो, वो रिजल्टेंट होता है। ये ओ आर क्यू की बात कर रहा हूं, ये बात समझ में आ गई। देखो, पहला वेक्टर है एंड, दूसरा वेक्टर पहले के ओरिजिन के साथ दूसरे का एंड, पहले का एंड दूसरे का ओरिजिन, और एंड के साथ, और देखो एंड के साथ है, ओरिजिन के साथ, वो रिजल्टेंट है। कोई बात है भैया, समझ में आ रहा है? कुछ घबराओ मत, टेंशन लेने का नहीं बेटा, देने की चीज होती है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। मेरे पास एक ट्रायंगल है, फ्रॉम दी ट्रायंगल ऑफ, जो लिखा है सर अपनी, वो लिखा है सर ट्रायंगल ओ आर क्यू। मुझे बताओ पहला वेक्टर कौन है, ए प्लस बी है सर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है सर, इसको ब्रैकेट करो सर, प्लस दूसरा वेक्टर सी वेक्टर है, तीसरा वेक्टर ये है। ध्यान से देखना बेटा, क्या बोल रहा, देखो पहला वेक्टर ए प्लस बी लिख दिया ब्रैकेट में, दूसरा वेक्टर सी है, तीसरा आर है। कोई टेंशन है भाई? कोई टेंशन है? अब देखो मैं प्रूफ करके दे रहा हूं डायरेक्टली। दूसरा एक वेक्टर देखो, दूसरा एक ट्रायंगल है, ओके सर, है ना ट्रायंगल भाई? कौन सा है? देखो ये ए वेक्टर है, ओके सर, पहला वेक्टर है। दूसरा वेक्टर ये दिख रहा है, देखो ये दूसरा वेक्टर ये है,
उसका नाम है सर बी प्लस सी। कैसे आ गया बी प्लस सी, मैंने बताया था आपको। और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट देखो, पहला वेक्टर एंड का दूसरे के ओरिजिन के साथ, ये एंड के साथ, मतलब ये रिजल्टेंट है। उसका नाम है ओ आर पी। चलो, फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ ओ पी आर, कैसे भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, पहला वेक्टर ए वेक्टर प्लस, देखो ये पहला वेक्टर है, प्लस दूसरा वेक्टर करना है बी प्लस सी इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर। थर्ड वेक्टर तो इधर लिख रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? मतलब ये आर की वैल्यू, ये भी आर की वैल्यू। तो यही तो असिस्टेड लॉ है, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ब्रैकेट में लिखना है सी वेक्टर इक्वल टू लिख सकता हूं मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। कोई टेंशन है भैया? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, देखो ये ब्रैकेट इधर उठा के डाल सकता हो। क्या डाल सकते हो? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन की यही है ये ब्रैकेट। देखो ए प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट प्लस सी, तो मैंने ए को बाहर निकाला, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ब्रैकेट में डाला। तो कर सकते हो क्या? हाँ जी, ओके, ये हो गई। अब लॉ ऑफ पैराग्राम ध्यान से देखना बेटा। मे बी वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड होगा। ये क्वेश्चंस 3 मार्क और 4 मार्क के लिए आने के मैक्सिमम चांसेस है। ट्रायंगल लॉ या लॉ, कौन सा बेटा? ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर, दोनों में से एक तो लॉ देना पड़ेगा भाई, अगर आपका ये चैप्टर चालू है तो, हुआ होगा कॉलेज में तो। चलिए, क्या है सर? कुछ नहीं भैया, 2 वेक्टर लेना है। एक वेक्टर ले लिया ये P नाम का, दूसरा वेक्टर ले लिया Q नाम का। अब क्या किया बेटा, इसमें 2 वेक्टर लिए, लेकिन दोनों का ओरिजिन के साथ कनेक्ट है। पैरेललोग्राम क्या कहता है? पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर के ओरिजिन के साथ कनेक्ट हो और इसका रिजल्टेंट वेक्टर इसके दोनों के ओरिजिन से निकाले, तब ये लॉ बनेगा पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। बस हो गया भैया, यही लिखना है। देखो मैंने क्या बोला, इफ द 2 वेक्टर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम पॉइंट ओरिजिनेटेड किसका? P का और Q का भी, रिप्रेजेंटेड एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बेटा ये देखो वेक्टर नाम आ गया ना इधर, तो इसको तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होगा ही होगा ना, बाय 2 एडजेसेंट साइड ऑफ पैराग्राम। ये दोनों एडजेसेंट साइड बनाने हैं। रिजल्टेंट वेक्टर कहां से निकालोगे आप? रिजल्ट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन्वर्ट तो होंगे, वो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट से निकालना। देखो आई विल रिपीट, 2 वेक्टर लेना है, 2 वेक्टर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम पॉइंट, represented magnitude and direction लिखा by the 2 side of adjacent side of parallelogram। रिजल्टेंट वेक्टर कहां से निकालोगे? अब रिजल्टेंट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा, लेकिन डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, जो स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट से स्टार्ट करना है। फिर बाद में जो निकालना है वो तो करेंगे, वो बात अलग है, लेकिन इतना समझना, स्टेटमेंट 1 मार्क के लिए होता है, स्टेटमेंट लिखना पड़ता। अब इसके डायग्राम है, यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 निकालते रहेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को जो पैरेललोग्राम दिया है, शायद मैं भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकूँ, ताकि मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सबसे पहले मुझे इस ट्रायंगल के बारे में बात करनी है। कौन से बेटा? ये P वेक्टर है, यहाँ पे ये जो है बेटा R रिजल्टेंट वेक्टर है। ओके सर, यहाँ पे जो एंगल आपको दिख रहा है बेटा वो गामा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की थी, बराबर है। अब थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना पड़ रहा है। यहाँ पे ये यहाँ जब ये जो थीटा होता है वही थीटा यहाँ होता है, ठीक है। मैं नाम दे रहा हूं O A D और ये C। क्यों ये ट्रायंगल निकाल रहा हूं, अब समझ में आएगा बेटा। और एक ध्यान रखना, वेक्टर कैसे शिफ्ट होता है? पैरेलल। कैसे होगा? ये इधर आएगा, ये Q इधर आएगा भैया। ये वेक्टर जो दिख रहा है ये Q है। चलो सर पढ़ते हैं। यहां पे पहले तो हमने स्टेटमेंट तो पढ़ा, स्टेटमेंट 1 मार्क के लिए, अब जो लिख रहे हो 3 मार्क के लिए होने वाला है। ऐसा लिखना पड़ेगा, फ्रॉम ट्रायंगल, नाम क्या बेटा? ODC ना, ODC दिख रहा है आपको? देखो ODC,
ट्रायंगल। ओके सर, कोई टेंशन नहीं है, मुझे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ जी, क्योंकि ये भैया परपेंडिकुलर था, 90 का एंगल है भैया यहाँ पे। अब 90 है मतलब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है मेरे पास ओ सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है बेटा? ये ओडी बेस है, ये देखो ये ओ डी, देखो ये ओ डी। आपके बुक्स लेके बैठना है, हाँ, बिना बुक के मत बैठो बेटा। ओ डी स्क्वायर प्लस बाद में कौन बचा बेटा? डी सी का स्क्वायर। देखो ये ट्रायंगल लिया मैंने, इसका हाइपोटेन्यूज है ओ सी स्क्वायर लिखा है, ये बेस है ओ डी स्क्वायर, ये हाइट है डी सी स्क्वायर। पता है ना, ये लॉ तो लागू कर सकते हैं आप लोग। तो ओ सी स्क्वायर बेटा, ओडी कौन है? ओडी है मेरे पास ओ ए प्लस ए डी का ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। समझे ना बेटा? देखो ना, ओडी कौन है? तो ओ ए प्लस ए डी। लेकिन आपको ये फार्मूला तो पता होगा, बच्चे तोड़ी है सर, मैं बच्चा हूं क्या? बच्चा, ए स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी, बी का स्क्वायर। पता है ना, ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म का स्क्वायर। लगाओ सर यहाँ पे फार्मूला, ओ सी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 पहला टर्म मल्टीप्लाई दूसरा टर्म ए डी, अब दूसरे टर्म्स का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। बट एक बात ध्यान रखना बेटा, एक छोटे मियाँ है, छोटे मियाँ मतलब सर ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, फ्रॉम द छोटे मियाँ ट्रायंगल एडीसी दिख रहा है आपको? एडीसी छोटे मियाँ ट्रायंगल है ना, एडीसी। अब ये जो है एडीसी है, उसमें ध्यान से देखना बेटा, एडीसी में एसी का स्क्वायर है, दिख रहा है हाइपोटेन्यूज, एडी का स्क्वायर है प्लस डीसी का स्क्वायर है। बात समझ में आ रही बेटा? पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया मैंने, देखो यह हाइपोटेन्यूज ये यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है एसी स्क्वायर, बचा क्या सर? एडी स्क्वायर डीसी स्क्वायर। पाइथागोरस का थ्योरम है भैया, नहीं पता है तो कर लो अभी। ओ सी स्क्वायर, अब देखो ओ ए स्क्वायर ऊपर वाली टर्म लिख रहा हूं, टॉइस ओ ए मल्टीप्लाई ए डी। इसके जगह पे मैं इसको थोड़ा सा अलग मार्कर इस्तेमाल करके बताऊंगा आपको ताकि पता लगे। इसके जगह पे मुझे ये रखना है, देखो जानबूझकर अलग मार्कर इस्तेमाल किया मैंने, प्लस ए सी स्क्वायर। कोई टेंशन है भैया? ये बात तो हजम हो रही है आपको? अब मुझे बताओ ओसी कौन है बेटा? ओसी आ रहे, लिखो यहाँ पे 1 by 1। ओसी का मतलब है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। ओ ए कौन है? ओ ए पी है बेटा, दिख रहा होगा आपको, ओ ए ये पी है। डायग्राम देखो बुक्स में, ये पी है, देखो ओ ए ये पी है। ओके सर, ये भी ओ ए, एडी पता नहीं सर, निकालना पड़ेगा। ओके, एसी कोई है? हाँ सी, एसी मतलब क्यू वेक्टर, पैरेलल वेक्टर था ना ये, देखो ये। सर एडी क्या होगा? अब मुझे छोटे ट्रायंगल में दोबारा जाना पड़ेगा, फ्रॉम ट्रायंगल एडीसी में, एडीसी में। यार आपको पता है मैं जानबूझकर एडवांस में निकाल के रख रहा हूं ना, कुछ चीजें बाद में काम आने वाली है। चलो, साइन थीटा क्या होता है सर? अपोजिट साइड, थीटा की अपोजिट साइड डीसी है। हाँ सर, ये डीसी है। हाइपोटेनियस एसी आएगा। छोटा ट्रायंगल देखो बेटा, ये ट्रायंगल देखना है आपको, है ना? ये ट्रायंगल देखो, ये कौन सा? ए डी सी। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये साइन थीटा अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस एसी लिखा है मैंने। मुझे डीसी चाहिए, हाँ सर, तो डीसी चाहिए, तो एसी साइन थीटा। अब आपको ना पता हो तो बता देता हूं बेटा, एसी की वैल्यू अभी मैंने निकाली है, क्यू है, तो क्यू साइन थीटा मिलेगा। ध्यान रखना, ओनली मैं ये वैल्यूज क्यों निकाल रहा हूं पता लगेगा। कॉस थीटा भी बना सकता हूं सर, है? देखो जैसे साइन निकाला है वैसे कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा पता है आपको? एडजेसेंट साइड एडी है, हाँ सर, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कौन है? एसी है, देखो ये। चलिए, तो मैं निकालूंगा यहाँ पे आपके मालूमात के लिए एडी की वैल्यू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी देखा है। एसी मतलब क्यू होता है, क्यू कॉस थीटा। चलो, उम्मीद करता हूं बेटा
कि एडी और डीसी की वैल्यू हम लोगों को पुटअप करनी है तब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको हटाऊंगा क्योंकि डायग्राम तो वही है, बस जूम करके दिखानी थी मुझे। एफबीडी बोलते हैं ना आप लोग, एफबीडी पता है आपको, फ्री बॉडी डायग्राम, ताकि आपको दिक्कत ना जाए। ये था मेरा मेन मोटिव इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। अब इस इक्वेशन को नाम देता हूं 1, इसमें वैल्यू पुटअप करता हूं भैया। ओसी स्क्वायर, ओसी के जगह पे आर स्क्वायर होगा सर, आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर होगा सर। अरे क्या होगा, आर स्क्वायर होगा यहां पे। चलिए हाँ, आर स्क्वायर, ओके सर। नेक्स्ट देखो, ओसी की जगह पे ओ ए कौन है सर, पी, मतलब ओ ए मतलब पी है, तो पी का स्क्वायर होगा प्लस 2 ओ ए पी है, ओके सर। अब एडी क्या है, एडी मतलब क्यू कॉस थीटा बेटा, क्यू कॉस थीटा प्लस बचा क्या सर, एसी, एसी मतलब क्यू का स्क्वायर। जिनको नहीं दिख रहा था आई विल रिपीट, देखो ओसी मतलब आर है, देखो आर का स्क्वायर लिखा है। ओ ए मतलब पी है, पी का स्क्वायर लिखा, 2 लिखा। ओ ए मतलब पी है बेटा, देखो पी लिखा है। एडी का मतलब होता है क्यू कॉस थीटा और इसी मतलब क्यू स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगा ना, अरे रूट में आएगा कि नहीं भैया, तो पी स्क्वायर प्लस टॉइस पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। समझे, ये है रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या है मेरा, रिजल्टेंट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है। मतलब इसका P और Q का रिजल्टेंट कितना मिलेगा, तो इतना मिलेगा। मतलब किसी ने पूछा मुझे कि एक बंदे ने 10 न्यूटन इस साइड में फोर्स लगाया, एक बंदे ने इस साइड में आपका 15 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ना तो ये आदमी इधर आएगा ना इधर आएगा, किधर आएगा, इधर आएगा सर, 15 की तरफ आएगा। तो ये नेट फोर्स कितना होगा इन दोनों का निकालने का फार्मूला ये है बेटा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना मिलेगा। मतलब देखो ना, किसी बंदे ने पूछा कि 10 न्यूटन इधर फोर्स लगा रहे सर को, एक बंदा 10 लगा रहे, ना इधर जाऊंगा ना इधर, मैं बीच में से जाऊंगा, है ना। तो वही है, इसका एंगल कितना है दोनों का बीच में, दोनों का बीच का मतलब 15 न्यूटन और 10 न्यूटन के बीच का एंगल भी कितना है डिपेंड करता है। कभी कभी होता है ना ऐसे, ये 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है सर बंदा, एक बंदा इधर लगा रहा है सर 7 न्यूटन, तो मेरा रिजल्टेंट इधर कहीं मिलेगा। ऐसा ये एंगल कितना है 7 और 10 के बीच में, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई। अरे कुछ भेजे में जा रहा है भाई, ये सवाल आपको आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, आपका भला हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा। अगर आप लोग भला करना चाहते हो तो इसको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। चलो हम लोग काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं। अब डायरेक्शन निकालना है बेटा। एंगल किस लिए तैयार किया गया, डायरेक्शन दिखाने के लिए। पता नहीं बच्चों को थीटा किसके लिए दिया, बच्चे बोलते 30 डिग्री 90, नहीं बेटा, डायरेक्शन दिखाने के लिए। देखो ये है, अभी आपको ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, पता है ना आपको। अब मैंने पूछा 0 एंगल है, तो आप बोलेंगे ईस्ट है सर, अभी नॉर्थ है, अभी वेस्ट है, अभी देखो ना 90 आपने बोला नॉर्थ है सर, 180 आपने बोला सर वेस्ट है सर, 270 देखो 90 180 270, तो आप बोलेंगे सर, है ना, बोलोगे कि नहीं साउथ है सर। तो यह एंगल दिखाना का काम डायरेक्शन करता है, डायरेक्शन दिखाने के काम आता है। हम लोगों का अभी वही काम कर रहा है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। हम लोगों का अभी यहां पे अल्फा निकालना है, और अल्फा तो दिया नहीं डायग्राम में या भाई, अरे बाबा कुठे गेला अल्फा तुझा, ये अल्फा है आई थिंक, ये जो ये गामा है ना बेटा, आपके बुक्स में करेक्शन करके लेना, ये अल्फा होगा, अल्फा क्या होगा, ये अल्फा और ये बीटा होगा, हाँ ध्यान रखना। चलो tan अल्फा, ये डायरेक्शन दिखाने के लिए है। अल्फा मतलब क्या होता है यार, अपोजिट साइड। कौन सी साइड लोगे आप लोग, अपोजिट साइड लोगे, कि जो कि आप लोगों को यहां पे सबसे मेन कौन सी मिल रही है, डीसी। देखो इस ट्रायंगल में मैं दिखाता हूं थोड़ा सा, ये डैश वाला एंगल, ऐसा एंगल लिया वाला है, ठीक है, ये है अल्फा, वो गामा नहीं है, ध्यान से देखना, ओ डी सी फ्रॉम द ट्रायंगल, आप लिख सकते हैं यहां पे फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ ओ डी सी। क्या करोगे,
अपोजिट साइड है DC, ओके सर, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कौन है बेटा, ये है OC, लेकिन ध्यान देना है tan अल्फा ये है DC, OC कुछ तो गड़बड़ है भाई, नहीं सॉरी भाई सॉरी भैया, ऐसा नहीं होता, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट होता है, क्या होता है एडजेसेंट। मैं tan थीटा की बात कर रहा हूं ना, मैं tan थीटा की बात कर रहा था। देखो यार, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यहाँ पे कौन सी है, ए है, हाँ, तो अपोजिट साइड DC है और एडजेसेंट ओडी, यहाँ पे भी ओडी था, ओडी, सॉरी भैया। अब यहां पे ओडी मतलब कौन है भैया, OA प्लस AD, बात समझ में आ गई, सॉरी थोड़ा सा, tan मतलब अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, tan अल्फा, ओके सर। DC की वैल्यू लिख के रखी थी मैंने, क्या लिखी सर, Q sin थीटा, OA की लिखी सर, OA होता है P और प्लस Q cos थीटा। जिनको नहीं समझा मैं समझा के दूंगा दोबारा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऐसे कर सकता हूं, यहाँ पे Q sin थीटा डिवाइड बाय P प्लस Q cos थीटा होगा। अब समझाता हूं, सब समझाऊंगा, टेंशन मत लेना भैया। मैंने क्या बोला, DC डिवाइड बाय OA प्लस AD, क्यों, OD की वैल्यू बेटा OA प्लस AD। अब DC क्या है, Q sin थीटा लिखा है मैंने, देखो Q sin थीटा, OA क्या है, P लिखा, AD क्या है मेरे पास, AD है Q cos थीटा, हो गया बेटा ये डायरेक्शन। वैसे अल्फा बीटा का भी सेम निकाल सकते सेम, लेकिन यहां तक लिखना है। 4 मार्क का सवाल है भैया, बहुत बढ़िया सवाल है, आपको दुआ मिलेगी ये चैप्टर अच्छी तरह से करोगे तो, क्या करोगे तो, अच्छी तरह से करोगे तो, नहीं तो भैया वाट लगेगी, ठीक है यार। थोड़ा सा कुछ बच्चे मुझे पूछते रहते हैं, 11 के बच्चे पूछते हैं पर्टिकुलरली, तो जो बच्चे मुझे 11 के बच्चे भी पूछ रहे हैं, और 11 के बच्चे ने इनरोलमेंट किया इस कोर्स में, मतलब आपको लेने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा नहीं है, जिनको लेना है आपका भाई हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे ही, अब दिवाली आ गई, अभी से 12 की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, वो CET नीट JEE कोई भी बच्चा हो, उनको कॉन्सेप्ट चाहिए अच्छे। अब कॉन्सेप्ट मिलेंगे कहां से, क्या हो रहा है बच्चा पार्टी, कोई भी बच्चा नीट JEE का है, बुक ले रहा है, कोई भी MCQ सॉल्व कर रहा है, MCQ नहीं आ रहे, क्यों, कॉन्सेप्ट बराबर नहीं है। कॉन्सेप्ट बराबर करने का कोई फंडा है, हाँ जी, हम लोग लेके आ गए फंडा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की ही पढ़ाई कर रहे, लेकिन आपको बता दूं CBSE की बुक और महाराष्ट्र बोर्ड की बुक नियर अबाउटली 85 to 90% सेम है, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, बेस वही होता है। अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ना आए तो क्या आप लोग कोई कैलकुलेशंस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर आपको करना है अच्छा, तो हमने शौर्य बैच क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड के लिए फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री के लिए निकाली है, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप भी से 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं कर सकते, ओनली फिजिक्स की ही करनी है, तो कर सकते क्या, हाँ जी। मेरे पास 11 के फिलहाल में 15-20 बच्चे हैं कि सर हम लोग 12 के अभी से स्टडी कर रहे हैं, लाइव में बताते हैं सर मैं 11 का हूँ, बोले भैया आप भी से क्यों स्टडी कर रहे हैं, बोले सर अभी समय है, बाद में बहुत प्रेशर आएगा, नीट JEE CET की कोई तैयारी रहती वो टाइम पे होती नहीं, बोर्ड की तैयारी अभी से हो गई तो कॉन्सेप्ट हो गए मेरे अच्छे, और वो बच्चे MCQ सॉल्व कर पा रहे, अच्छे MCQ को वो क्रैक कर रहे, वो बोलते सर हमको कॉन्फिडेंट डेवलप हो गया, क्योंकि इतनी जबरदस्त तरीके से बोर्ड की तैयारी की जा रही है आपको इस शौर्य बैच में, समझे क्या आप। तो इसमें वैसे तो हम लोग तीनों पढ़ा रहे हैं, जैसे कि 6 से 7 में आप दिनेश सर आप पे होता है, 7 से 8 फिजिक्स मुकेश सर PGMN ऐप होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी PGMN ऐप की, 8 से 9 केमिस्ट्री सोइन सर अलाबोस्ट केमिस्ट्री में होता है। बेटा ये कोर्स 4000 रुपए का था, लेकिन हमने महाराष्ट्र के बच्चे को ध्यान में रखते हुए 2000 रुपए में, मुझे बताओ यार 2000 बहुत बड़ी बात होगी, नहीं होगी बेटा। ये अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो शायद आपकी लाइफ झिंगा लाला हो सकती है। आप लोग 12th में बिल्कुल कोई भी MCQ की बुक उठाओ, MCQ सॉल्व करो, लेकिन बेसिक होना चाहिए। महाराष्ट्र बोर्ड की बुक्स पढ़ा रहे ओनली, लेकिन इसमें हम लोग नोट्स भी दे रहे, DPP दे रहे हैं, MCQs दे रहे हैं तैयारी करने के लिए, हाँ जी, न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, MCQs भी करवा रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल मेन मोटिव बोर्ड है। नहीं तो बच्चे बोलते सर आपने तो बोला था नीट MST CET, नहीं, ये ओनली बोर्ड का फंडा है, बोर्ड में कॉन्सेप्ट क्लियर करने का फंडा। तीनों कोर्स लोगे तो फायदा होगा आपका। ये 5000 रुपए में कोर्स है, ये 5000 रुपए में,
ठीक है, 5,000 रुपये में कोर्स है बेटा। तो चलो यार, जिनको जाना है आना इस कोर्स में, तो एनरोलमेंट कर सकते हैं आप लोग, एनरोलमेंट करके कोर्स में आ सकते हैं और अभी से आप लोग जो आपका एम होगा वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों की भी बोलो, बहुत सारे बच्चे ऐसे कि अभी से देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन होना मतलब स्प्लिट अप होना, रिजोल्यूशन होना मतलब स्प्लिट अप होना, मतलब एक वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब बेटा ये एफ नेट फोर्स मुझे मिल रहा है, जो भी होगा, ठीक है ना, एफ नेट फोर्स मिल रहा है, कंसीडर कर रहा हूं कि 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन। तो श्योर शॉट बेटा अलोंग द एक्स एक्सिस का जो रिजल्ट होगा वो 4 न्यूटन होगा और ये हमारा 3 न्यूटन होगा और दोनों के बीच में 90 एंगल। देख सकते हैं कि इसको स्प्लिट अप कर रहा हूं, ये एफ नेट जो फोर्स है इसको स्प्लिट अप किया अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस। देखो करके, आप लोगों को मैंने बोला था कि एक फार्मूला है पी स्क्वायर है ना प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टॉइस पी क्यू कॉस थीटा। आपको पता होना चाहिए 0 बेटा, क्यों 90 है ना बेटा, ये 3 और 4 के बीच का एंगल 90 है। तो बचा क्या है यहाँ पे पी स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, ये 16, 25 हो गए, 25 का रूट होता बेटा 5। बात समझ में आ रही है, मतलब एक ही वेक्टर को मैंने स्प्लिट अप करके दिया है, यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है। वैसे ही कुछ पढ़ने वाले हम लोग अभी देखो, रिजोल्यूशन वेक्टर मतलब क्या है, वेक्टर को स्प्लिट अप, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्प्लिट किया गया है वेक्टर को इनटू कंपोनेंट, इट्स कॉल्ड द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसी को क्या बोला हमने, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर हमारा यहां पे ट्रायंगल लॉ इस्तेमाल करने का हमने डिसीजन ले लिया, तो आपको पता भी यहां पे ये अलोंग द एक्स एक्सिस इसलिए आर एक्स बोला है, जैसे मैंने बोला ना ये रिजल्टेंट है ना मेरा, ये तो अभी मैंने बोला था ये 5 न्यूटन था, तो यहां पे 4 यहां पे 3 लिया था। वैसे इसको स्प्लिट अप अलोंग द एक्स एक्सिस आर एक्स, अलोंग द वाई एक्सिस आर वाई लिया और ये हमारा यहां पे यूज कर रहा हूं। अब देखो यहां पे थीटा है, ये पैरेलल होता है शिफ्ट बेटा, पता ना ये पैरेलल शिफ्ट होगा, ये भी पैरेलल हो सकता है शिफ्ट। ट्रायंगल का नाम ले लो ओ ए सी, है ना। देखो यहां पे अगर मैं यहां पे फ्रॉम दी ट्रायंगल ले लू ओ ए सी, दिख रहा है आपको ये ट्रायंगल। अब यहां पे फर्स्ट वेक्टर कौन सा होगा, देखो ये फर्स्ट वेक्टर होगा बेटा, ये आर एक्स हो रहा है कि नहीं, ये दूसरा वेक्टर होगा आर वाई, और ये तीसरा जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, हो रहा है कि नहीं। तो कैसे लिखोगे बताओ, पहला वेक्टर आर एक्स प्लस दूसरा वेक्टर आर वाई इज इक्वल टू आर वेक्टर, तीसरा वेक्टर। ये तो ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट है हमारा, है ना, ट्रायंगल लॉ। अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो सर लिखो ना भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो आर एक्स, ये वेक्टर हटाना है तो यूनिट वेक्टर लिखना पड़ता है। देखो इसका ऊपर आर एक्स के ऊपर का जो एरो था वो हटा दिया मैंने, क्यों, ये यूनिट वेक्टर लिया। आर वाई हटा सकता हूं लेकिन जे यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा, कोई टेंशन है, समझ में आ रहा है, सिंपल है ना भैया। अब हम लोगों को उसका जो हमने अभी अभी निकाला था, याद है आपको कि सर R इज इक्वल टू, आपने ओनली P वेक्टर प्लस Q वेक्टर ही लिखा था, सॉरी P वेक्टर P स्क्वायर Q स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा एक मिनट, R इज इक्वल टू P वेक्टर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। वेक्टर ही बहुत आ रहा मुंह में, क्या हो रहा है क्या पता है ना। वो रेड से मत करना, रेड से थोड़ा सा दिखता नहीं अच्छा है ना। चलो यार एक बात समझ में आ गई, ये समझ में आ गई, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सर ऐसा कुछ आएगा मेरे इक्वेशन में, दया कुछ गड़बड़ है, हाँ चलो बता दो भैया, हमारे पास जो भी इक्वेशंस है उसके हिसाब से बनाते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं भैया, इसको हटा रहा हूं, ये क्योंकि मैंने बता दिया आपको। अब देखो ऐसे बना सकता हूं क्या सर, हाँ जी ध्यान से देखो, यहां पे अगर मैं ये ट्रायंगल बना दूं, ये ट्रायंगल कौन सा, ये ट्रायंगल देखो ध्यान से देखो भैया, ये ट्रायंगल है मेरे पास, ये थीटा नाम का ये ओ ए सी ट्रायंगल दिख रहा है, ये आर एक्स है भैया, आर एक्स है और ये आर वाई है। चलो फ्रॉम दी ट्रायंगल ऑफ क्या नाम दिया है, ओ ए सी बनाओ, कैसे बनाओगे बताओ, ओ ए सी। ओके सर, देखो cos थीटा क्या होता है पता है बेटा, cos थीटा होता है एडजेसेंट साइड आर एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस आर है, ये आर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही बच्चा पार्टी, मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रायंगल
देखो cos थीटा होता है एडजेसेंट साइड, ये है हाइपोटेनियस, cos की वैल्यू साइन की पता है ना आपको। चलो सर, तो मैं आर एक्स इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर कॉस थीटा लिख सकता हूं। ये बात समझ में आ गई, हजम हो रहा है ना। ये कॉस थीटा एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये अपोजिट है, ये हाइपोटेनियस है, पता है ना यार। चलो साइन थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा होता है अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। थीटा के सामने की साइड ये है, देखो आर वाई है, हाइपोटेनियस तो आर है। चलो सर आर वाई की वैल्यू भी बताओ, आर वाई की आर साइन थीटा लिखा है हमने, कोई टेंशन है, समझ में आ रहा है। इस इक्वेशन को 1 नाम देना, इस इक्वेशन को 2 नाम। अब हम लोग काम करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, इसमें करेंगे एडिंग, ऐड करेंगे एंड स्क्वेयरिंग भी करेंगे, ऐड भी करेंगे एंड स्क्वेयरिंग भी करेंगे। चलो सर कर लो। चलो पहला इक्वेशन जो है कोई भी ले लो, पहला दूसरा पहला लेना, बाद में दूसरा पहला लेना, कुछ चलेगा, मतलब पहले की जगह पे दूसरा, दूसरे की जगह पे पहला, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए जो आपको सही लगे वो। चलो तो मैं ऐसे करूंगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर करूंगा सर, चलेगा ना बेटा, कोई प्रॉब्लम है। एडिशन किया और स्क्वायर भी इक्वल टू, अब इधर की साइड देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे सर पहले आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रखो, क्या प्रॉब्लम क्या है यार। 3 + 2 करो, 2 + 3 करो, आंसर 5 ही मिलने वाला है। चलिए सर, ये है आर एक्स स्क्वायर, ये है आर वाई स्क्वायर, ये आर को कॉमन निकाला, मेरे पास बच गया सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझे सर, लेकिन इसकी वैल्यू 1 होती है आइडेंटिटी, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर रख सकता हूं सर। क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगा सर स्क्वायर नहीं बेटा, ये बॉड मास होता है ना, इसलिए नहीं निकाल सकते इसका स्क्वायर। ये मुझे वैल्यू मिली। हम यहाँ पे 2 ही एक्सिस थे ऐसा लिखा, लेकिन 3 एक्सिस रहते तो कैसे लिखते सर, 3 एक्सिस लिखते तर भावा काहीच नाही करायचं याला, सिंपल सी गोष्ट आहे। बघा बघा इथे मी तुम्हाला आता सांगितलं होतं की भावा यहाँ पे अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर थे, इसलिए p वेक्टर प्लस q वेक्टर ही आंसर आया था, बाकी प्लस टॉइस pq cos थीटा को उड़ा दिया था, cos थीटा 90 था, तो वैसे ही तो मिल रहा भैया, समझो। ये देखो 3 वेक्टर रहा तो क्या बात समझ में आ रही सर। क्या इसका डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं? हाँ जी सर, डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं क्या। हाँ देखो tan थीटा बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, tan थीटा बेटा, tan थीटा अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, है ना। अरे साइन बाय कॉस होता है, साइन मतलब होता है अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, बाद में एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कट होता है तो अपोजिट डिवाइड बाय, तो थीटा भी ये डायरेक्शन भी दिखाता है। हाँ सर, थीटा मतलब डायरेक्शन। तो ये हुआ आपका सवाल का जवाब, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। शायद मेरी मम्मी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मेरे मम्मी ने तेरे को मार खाने के लिए बुलाया है, क्योंकि तेरे दोस्त तेरे को पढ़ाई करने नहीं देते। तो भैया दोस्त से बच के रहना, है ना। दोस्त अच्छे भी होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे भी होते खुद पढ़ाई करते हैं रात में और दिन में बोलते चल भाई क्रिकेट खेलेंगे, तो संभाल के रखना दोस्त कौन सा अच्छा है। दोस्त कैसा होना चाहिए, एक मराठी में कहा थे, मित्र हा सूर्यासारखा असला पाहिजे, है ना, समझे क्या। तो यार तो थोड़ा सा बच के रहना है और पढ़ाई अच्छी तरह से करके लेंगे। भैया न्यूमेरिकल तो मैं करके नहीं दे रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर अभी एंड तक पहुंच गए हम लोग। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में हम लोगों को देखना है, अगर स्केलर के साथ हो, देखो भाई मैं क्या बोला मैंने, क्या बोला सर आपने, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ हो तो दुआ में याद रखना इन दोनों का प्रोडक्ट स्केलर ही मिलता है। वाह 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 वाह, क्या बात बोली सर आपने, थैंक यू सर एक बात बोलने के लिए। कैसे सर, देखो
हम लोगों ने लेंथ ले लिए, लेंथ तो डिस्टेंस मेजर करते हो वो स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी ले ली बेटा मैंने ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। ये बोर्ड है सर, इसकी लेंथ और ब्रीथ कितने बाय कितने का बोलते हैं ना आप लोग, आपकी रूम भी कितने बाय कितने की। तो इसका फार्मूला होता है एरिया, इसका प्रोडक्ट भी देखो, एरिया कौन है, एरिया ये स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम का भी वैसे है क्या सर, हाँ लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। देखो स्केलर स्केलर रहा तो भी स्केलर ही प्रोडक्ट मिलता है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है भाई साहब लोगों को, क्या मेरी बात समझ में आ रही भाई। सिंपल सिंपल फंडा है, स्केलर स्केलर के साथ हो तो स्केलर ही मिलता है। और एक देखा था क्या, एक स्केलर रहा और एक वेक्टर रहा, तो उसका प्रोडक्ट वेक्टर ही होता है। सर कब बोला, इसके पहले याद है ना मल्टीप्लिकेशन स्केलर एंड वेक्टर, वहां पे कोई एग्जांपल, वही एग्जांपल दूंगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। भैया मास ये स्केलर क्वांटिटी है, हाँ सर। ए इज द वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन कौन है, वेक्टर क्वांटिटी है सर। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलता है, फोर्स। तो फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं। दूसरा क्या बोला था भैया, ये वेक्टर है कि नहीं। देखो देखो देखो, बाद में मोमेंटम का एग्जांपल याद रखना है, दुआ में मेरी दुआ लगेगी इस सभी चीजों को याद रखने के कारण। चलो यार नंबर मिलेंगे भाई, दुआ मतलब मेरे नंबर होते हैं, है ना। चलो यार, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट देखेंगे। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं। अब यहां पे देखो, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। मतलब अगर आपके पास आपके बुक्स में जो दिया है वही लूंगा, पी और क्यू दिया है तो पी आर क्यू लेता, पी वेक्टर डॉट क्यू। देखो एक तो स्केलर बोलो या डॉट प्रोडक्ट, दोनों का मतलब सेम है, स्केलर और डॉट। इसको दुआ में याद रखना, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर रहा तो मैग्नीट्यूड लेना, मैग्नीट्यूड समझते हो ना, पी क्यू कॉस थीटा लिखना, यही आपका स्केलर प्रोडक्ट, यही आपका स्केलर। P का मैग्नीट्यूड, सर P का ये नहीं समझा, देखो मैंने बोला था ना 3i, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ये हो बेटा, आप लोग लिख रहे हैं ना P का मैग्नीट्यूड मतलब 3 लिखना, ये ओनली मैग्नीट्यूड है। देखो ये मैग्नीट्यूड है, और ये जो दिखाता ना ये डायरेक्शन दिखाता है, ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, इसलिए बात समझे ना। ये मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। ओके, समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले तो पड़ रहा है भैया, यही डेफिनेशन है, इसका नंबर होता है भैया, ध्यान से रखना थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसको याद रखना दुआ में, ये दुआ में काम आएगा। देखो यार हमने क्या किया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखना चालू कर दिया हमने। देखो आपका वेक्टर है ये पी वेक्टर है भैया, ठीक है। दूसरा वेक्टर जो है वो क्यू वेक्टर है, समझे क्या। अब क्या करना है, पता लगाना है हम लोगों को। ओके सर, हाँ अब यहां पे इस वेक्टर का कंपोनेंट देखो, ये है थीटा एंगल, थीटा एंगल, ये वेक्टर कौन सा पी, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, ये वेक्टर का कॉस थीटा ये है सर, पी कॉस थीटा है, क्योंकि एडजेसेंट साइड है ना, थीटा की एडजेसेंट साइड होगी कि नहीं। और ये जो है इसका कंपोनेंट अगर लेना है तो क्यू कॉस थीटा लिख सकते हैं, इस वेक्टर का कंपोनेंट एडजेसेंट साइड लेना पड़ती है ना। तो ये क्यू वेक्टर है लेकिन कंपोनेंट पी का है, ये पी वेक्टर है बेटा ये, लेकिन कंपोनेंट क्यू का वेक्टर लेने से हमको वैल्यूज मिलेगी। कैसे सर, देखो देखो बेटा, अभी अभी आपने लिखा है कि पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर को आपने लिखा था पी क्यू कॉस थीटा, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोई डाउट नहीं है आपको। पी वेक्टर इसको क्यू कॉस थीटा, देखो 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 है क्या आपके बुक्स में ऐसा लिखा। देखो मैं क्या बोल रहा था कि पी वेक्टर है भैया, लेकिन क्यू का कंपोनेंट क्यू कॉस थीटा, पी वेक्टर तो है, पी का डायरेक्शन ये समझ में आ रहा है कि पी वेक्टर है, लेकिन कंपोनेंट क्यू कॉस थीटा का लिखा। वैसे सेम टू सेम पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर को मैं क्यू पी कॉस थीटा लिख सकता हूं। हाँ जी, देखो अगर क्यू वेक्टर ले रहे हो तो कंपोनेंट पी कॉस थीटा का लिखना पड़ेगा, खत्म किस्सा, वही तो लिखा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर का है, देखो प्रोडक्ट तो है लेकिन वन वेक्टर लिया
इसका मैग्नीट्यूड है। और कंपोनेंट अदर वेक्टर मतलब p के अलावा दूसरा अदर वेक्टर कौन सा है? q वेक्टर, तो q cos थीटा लिखा है। चलो सर, नेक्स्ट, स्केलर प्रोडक्ट कम्युनिटी लॉ को मल्टीप्लिकेशन को ओबे करता है क्या? हाँ जी कर सकता है, मैंने ऑलरेडी प्रूव करके दिया है। नहीं है आपको पता तो लिख लेना। देखो p वेक्टर को अपन ने लिखा था, याद है अभी, q वेक्टर, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या बेटा, q वेक्टर डॉट p वेक्टर लिख सकता हूं। हाँ जी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कम्युनिटी लॉ अपन लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं इसको लिख सकता हूं p वेक्टर डॉट q वेक्टर को pq cos थीटा। ओके सर, अब इसको डायरेक्शन नहीं है इसलिए मैं q p cos थीटा लिख सकता हूं। अगर cos निकाल दिया तो मैं q वेक्टर डॉट p वेक्टर लिख सकता हूं। बेटा डायरेक्शन रहता ना तो प्रॉब्लम आती। हाँ जी, ये p q cos थीटा इसको डायरेक्शन नहीं है, नहीं तो बदल हो सकता है, मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट में बताने वाला हूं। यहां पे होता है ओबे, हम लोग लागू कर सकते हैं। कैसे? तो मैंने आपको बताया था यार, याद होगा, छोटा सा क्वेश्चन से, ये p वेक्टर याद है, ये आपका q वेक्टर था, याद है आपको, कुछ ऐसा लिखा था, ये q वेक्टर आएगा और ये यहाँ पे q वेक्टर आएगा, याद है ना आपको। ये वेक्टर देखो, ये ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल में आपने क्या किया था, इसको r बोला था, देखो r इज इक्वल टू पहला वेक्टर है ना प्लस दूसरा वेक्टर लिखा था डॉट प्रोडक्ट में। तो वैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते, सॉरी ये एडिशन में कर सकते थे, वैसे स्केलर प्रोडक्ट में भी डायरेक्शन ना होने के कारण, ये डायरेक्शन नहीं है। अगर डायरेक्शन होता ना बेटा तो p से q की तरफ जाना, q से p की तरफ जाना, वो आपको ये पॉइंट और क्लियर होगा। कहा? वेक्टर प्रोडक्ट में। मैं बताऊंगा आप लोगों को, डिटेल में बताऊंगा, उस टाइम पे पता लगेगा। तीसरा बेटा, स्केलर प्रोडक्ट को पे द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशंस कर सकते हो, जैसे कि ध्यान से देखो बेटा, p वेक्टर डॉट q वेक्टर प्लस ये r वेक्टर, ठीक है, ऐसा है ना बेटा। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते, मतलब मल्टीप्लिकेशन कर सकते। देखो p वेक्टर डॉट q वेक्टर प्लस p वेक्टर है ना, मल्टीप्लाई मतलब डॉट लिखना पड़ेगा ना भाई, r वेक्टर, ऐसे लिख सकते। प्रूव करके दिखाता हूं, देखो p वेक्टर डॉट q वेक्टर प्लस p वेक्टर डॉट r वेक्टर। इसको कैसे लिखते हैं यार, pq cos थीटा लिखते हैं ना, डॉट निकालना है, इसको pr cos थीटा निकालते हैं, है ना। मुझे बताओ, p कॉमन निकाल रहा हूं, बचा है q प्लस r बचा है, तो cos थीटा बच गया। देखो ना, p को कॉमन निकाला, q प्लस r, ये cos निकाला तो क्या आता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट होता है। सर हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं भैया, इसका प्रूफ करके दिया ना मैंने, ये p वेक्टर डॉट q वेक्टर, p वेक्टर डॉट r वेक्टर, समझे ना, इसको उल्टा करके दिया ना मैंने, बना के दिया ना मैंने। चलो स्पेशल केसेस है बेटा स्केलर प्रोडक्ट की, कुछ स्पेशल केसेस है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशंस करना पड़ेगा हम लोगों को, कौन कौन सी केसेस में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमको ये पता भैया, p वेक्टर डॉट q वेक्टर को हम लोग pq cos थीटा लिखते हैं, कोई टेंशन है, लिखते हैं कि नहीं लिखते भाई, लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं। ओके चलिए, स्पेशल केसेस में नंबर 1 केसेस दी वाली का पहले देखने दो मुझे, नहीं ये मुझे लिखना पड़ेगी यहाँ पे, हाँ जी, अरे क्या हो रहा है ये, हाँ स्पेशल केसेस में देखो, सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे, यहाँ पे केस नंबर 1 है मेरे पास, थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस 0 की वैल्यू सबको पता होना चाहिए 1 होती है, होती कि नहीं। तो p वेक्टर डॉट q वेक्टर को मैं pq cos 0 की वैल्यू 1 है, इसलिए 2 वेक्टर रहे और वो पैरेलल रहे, कौन किस में रहे बेटा, पैरेलल में रहे, तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड आंसर मिलता है। क्या मिलता है इसका, मैग्नीट्यूड मिलता है, मतलब 2 वेक्टर भैया, एक वेक्टर है ये p, ये पैरेलल है, कौन से पैरेलल, तो उसका आंसर हमको इसका मैग्नीट्यूड मिलता है। क्या मिलता है भैया, मैग्नीट्यूड मिलता है। क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है, 2 वेक्टर अगर पैरेलल टू ईच अदर रहे तो, ठीक है। वैसे फिर सर i के साथ i, देखो ये x एक्सिस है भैया, ये y एक्सिस है और ये
देखो ये एक्स वाई जे, तो आई यूनिट वेक्टर, ये जे यूनिट वेक्टर और ये के, मतलब आई के साथ आई, मतलब एक्स के साथ एक्स एक्सेस ही पैरेलल है, एक्स के साथ एक्स। मतलब अगर आपने यूनिट वेक्टर की बात की आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के रहा, तो इसकी वैल्यू 1 मिलती है। क्यों मिलती है? ध्यान से देखिए, यही रूल्स लागू कर रहा हूं। देखो आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आई यूनिट वेक्टर कॉस थीटा, ऐसे लिखेंगे। देखो मैंने क्या लिखा था, पी डॉट क्यू, मतलब आई डॉट आई यूनिट वेक्टर है, पी क्यू कॉस थीटा। पी क्यू कौन है बेटा? पी एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड लिखने की तरीका है ऐसे लिखने का, ये आई का मैग्नीट्यूड, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब हमको पता है कि 0 है, तो कॉस 0 तो 1 है, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 लेते, पता है ना, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 लेते हैं, ये 1 और ये कॉस थीटा भी 1। तो क्या हो रहा है बेटा, आई के साथ आई यूनिट वेक्टर हो तो 1 मल्टीप्लाई 1 होता है। वैसे आई के साथ आई, जे के साथ जे और के साथ के रहा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रखना है आपको, 1 आंसर लेना। आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के रहा, तो 1 वैल्यूज लिखते हैं। क्या वैल्यूज लिखते हैं बेटा? 1 वैल्यूज लिखते, पता होना चाहिए। चलो सर एंटी पैरेलल की बात करते हैं। कौन सी पैरेलल? एंटी पैरेलल, मतलब केस नंबर 2, ये पैरेलल के लिए था। ये कौन सा? पैरेलल वेक्टर था ये। अब एंटी पैरेलल की बात करता हूं, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब एक वेक्टर ऐसे जो भी होगा आपका P, और एक वेक्टर ऐसे Q। मतलब पता तो लगा ना, थीटा इज इक्वल टू 180, कॉस 180 होता है भाई -1, पता है आपको, -1। चलो सर P वेक्टर डॉट Q वेक्टर, सर P Q कॉस 180, फार्मूला तो पता है ना आपको, है ना, ये 180 मतलब -1, तो माइनस PQ, समझे ना, माइनस क्यों है, कॉस 180 की वैल्यू माइनस है। हो गया सर एंटी पैरेलल। और कुछ बताओगे? हाँ जी, मैं इसको मिटा रहा हूं, ये तो रफ वर्क था हमारा, ओके, हम लोगों को ये भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो हाँ जी, क्या बोलेंगे बुलाओ, एंटी पैरेलल हो गया, ये हो गया। अब परपेंडिकुलर वाली केस लेते हैं। क्या बेटा? परपेंडी, है ना, मतलब क्या है, एक वेक्टर ऐसा है P वेक्टर होगा, और ये Q वेक्टर ऐसा होगा, दोनों में एंगल कितना बेटा? थीटा इज इक्वल टू 90। तो क्या लिखोगे? थीटा इज इक्वल टू 90, कॉस 90 क्या होता है पता है आपको? 0। फार्मूला तो ऊपर ही लिखा है, P वेक्टर डॉट Q वेक्टर PQ मल्टीप्लाई 0, तो आंसर क्या मिलता है? अगर परपेंडिकुलर रहा तो 0 मिलता है। ओके, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर मिलता था, बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर का प्रोडक्ट है लेकिन माइनस था, अब 0 है। मतलब सर, मतलब बेटा मैं ये बता रहा हूं, ये एक्स वाई जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, दिखती नहीं लेकिन होती भैया, एक इधर है, एक इधर है, और एक इधर, ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए आई के साथ अगर जे रहा, देखो इसको आई यूनिट वेक्टर बोले, हाँ सर, इसको जे बोले, हाँ सर, ये के है, हाँ, आई के साथ जे, जे के साथ के, और के साथ आई हो, तो जवाब 0 मिलेगा। कब बेटा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहा तो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहा तो। मैं जानबूझकर इसको अलग मार्कर से लिख के दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बहुत जगह पे काम आने वाला है। जैसे कि ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा था भाई, वो ज्यादा थी इंपॉर्टेंट। अब देखो अगर इटसेल्फ रहा, मतलब P वेक्टर रहा एक ये, और उसी के पैरेलल में या इसी के ऊपर दूसरा एक वेक्टर Q वेक्टर रहा, मतलब P के बराबर Q, P के बराबर Q रहा, तो प्रॉब्लम क्या है बेटा? P वेक्टर डॉट Q वेक्टर का फार्मूला है P Q cos थीटा। अब थीटा कितना है? 0 है, cos 0 क्या होता है? 1। तो लिखो सर P वेक्टर
डॉट क्यू वेक्टर रहा, तो ये पी की जगह पे क्यू लिखो या पी ही लिखो, ये 1 है बेटा, तो आंसर क्या मिल रहा है, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर रहा, तो पी वेक्टर्स यहाँ पे पी का स्क्वायर या क्यू का स्क्वायर मिल सकता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्केलर प्रोडक्ट एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ रेक्टेंगल कंपोनेंट। अब ये रेक्टेंगल कंपोनेंट क्या होता है बेटा, देखो यार मैंने एक चीज यहां पे जा रही है ऐसे 3D पता है आपको, 3 डायमेंशन लेते हैं, तो ये चीज जा रही है, मतलब ये अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस भी जा रही है। तीनों कंपोनेंट लेंगे, कैसे लेंगे, तीनों कंपोनेंट लेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग करने वाले। अभी आगे बढ़ता हूं, मतलब पी वेक्टर तो है मेरे पास, देखो पी वेक्टर तो है, लेकिन ये अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है बेटा, अलॉन्ग द वाई एक्सिस है ये जे यूनिट वेक्टर, अलॉन्ग द जेड एक्सिस है के यूनिट वेक्टर। वैसे क्यू वेक्टर है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, अलॉन्ग द वाई एक्सिस और अलॉन्ग द जेड एक्सिस। बात समझ में आ रही है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस से रेक्टेंगल कंपोनेंट मिलने वाले, बहुत इजी और सिंपल है, टेंशन मत लीजिएगा। चलो मुझे प्रोडक्ट करके देखना है, कैसे करोगे यार, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। चलिए तो पी वेक्टर है पी एक्स आई यूनिट वेक्टर, पी वाई जे यूनिट वेक्टर, पी जेड के यूनिट वेक्टर, है ना। इसका डॉट प्रोडक्ट, देखो डॉट लिखा है मैंने, ना नहीं दिख रहा है तो बताना है बेटा कि दिख रहा नहीं बोल के, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के जेड के यूनिट वेक्टर। अब क्या करोगे, थोड़ा सा प्रोसेस है, बाकी कुछ नहीं। अब पहला टर्म दूसरा ब्रैकेट, दूसरी टर्म दूसरा ब्रैकेट, तीसरी टर्म तीसरा ब्रैकेट, तो इस हिसाब से पी एक्स आई यूनिट वेक्टर, फटाक से यहाँ पे क्यू एक्स आई यूनिट वेक्टर, क्यू वाई जे यूनिट वेक्टर, क्यू जेड के यूनिट वेक्टर, प्लस पी वाई दूसरा टर्म दूसरी ब्रैकेट, ब्रैकेट सेम, ब्रैकेट चेंज करना नहीं है, थोड़ा सा फास्ट लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो समझना है कि सेम ही इसलिए लिख रहा हूँ, और पी जेड के यूनिट वेक्टर है, ब्रैकेट वही है, ब्रैकेट चेंज करना है क्या, नहीं करना है। अब ये प्रोसेस है, करना पड़ती है, नहीं तो मैं तो बिल्कुल यहाँ पे भाग सकता हूँ भैया, ठीक है ना, भाग सकता हूँ मतलब फटाक से लिख सकता हूँ। चलिए अब देखो मल्टीप्लिकेशन चालू करो, पी एक्स क्यू एक्स, यूनिट वेक्टर को ब्रैकेट में लिखो, थोड़ा सा उधर लिखना चाहिए क्या, हाँ मैं एक काम करता हूँ भैया, यहाँ ना लिखते हुए उस साइड पे लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि समझने में दिक्कत ना जाए। ओके देखो यहाँ पे ये पी वेक्टर है क्यू वेक्टर है, चलो ब्रैकेट सॉल्व करके दो, पी एक्स क्यू एक्स यूनिट वेक्टर बेटा आई डॉट आई, प्लस पी एक्स क्यू वाई, ध्यान दे बेटा पी एक्स क्यू वाई, आई यूनिट वेक्टर है डॉट जे यूनिट वेक्टर है, पी एक्स क्यू जेड, देखो पी एक्स क्यू जेड आई यूनिट वेक्टर है और ये के यूनिट वेक्टर है, समझे। दूसरा ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं, प्लस पी वाई क्यू एक्स, यहाँ पे जे यूनिट वेक्टर और यहाँ पे इसका आई यूनिट वेक्टर है, पी वाई क्यू वाई, यहाँ पे जे यूनिट वेक्टर है और ये भी जे यूनिट वेक्टर है, प्लस पी वाई क्यू जेड, यहाँ पे मेरा जे यूनिट वेक्टर है डॉट के यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। थर्ड ब्रैकेट देखो, थर्ड ब्रैकेट पी जेड क्यू एक्स, यहाँ पे के यूनिट वेक्टर है और ये आई यूनिट वेक्टर है, प्लस पी जेड क्यू वाई, ये जे यूनिट वेक्टर है क्या, के यूनिट वेक्टर है और ये जे यूनिट वेक्टर है, प्लस पी जेड क्यू जेड, यहाँ पे के यूनिट वेक्टर है बेटा और ये के यूनिट वेक्टर है। ओके अब दुआ में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं, कि इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, जिनको ये डायगोनल समझा बस डायगोनल का जवाब मिलेगा, बाकी किसी का जवाब नहीं मिलेगा। सर ऐसे क्यों, बताता हूं बेटा, आपके लिए तो हूं मैं, बताता हूं ऐसा क्यों। आपको मैंने क्या बोला था कि आई डॉट आई रहा, जे डॉट जे रहा और के डॉट के रहा, इसका ही आंसर ओनली, सॉरी इसका ही आंसर ओनली 1 मिलता है, ओनली 1 मिलता है। लेकिन आई के साथ जे, जे के साथ के
और k के साथ i रहा तो आंसर 0 मिलता है। पता है ना, ये बात बताई थी ऑलरेडी। इसीलिए देखो i के साथ i, j के साथ j, k के साथ k, इनका ही जवाब मिलने वाला है, बाकी लोगों का जवाब ना बोल रहा है ना। तो सिंपल सी बात है कि p वेक्टर q वेक्टर, यहां पे px qx है ना, py qy pz qz, इनका ही जवाब मिलता है, बाकी लोगों का जवाब नहीं मिलता है। अरे हाँ, px qx i यूनिट वेक्टर i डॉट i 1 आंसर है, इसलिए 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। अब इसका ij का ये भी 0 होगा, ik का 0, ji 0, इट सेल्फ रहा i के साथ i, j के साथ j, k के साथ k का डॉट प्रोडक्ट का ही जवाब मिलता, बाकी का किसी का नहीं मिलता है। इसीलिए बेटा मैंने डायगोनल निकाला था, इसके जवाब मिलेंगे, बाकी के नहीं मिलेंगे। देखो इसका मिलता है j के क्या नहीं मिलता है सर, k i का नहीं मिलता है, के जे का 0 आंसर है, इसका k डॉट k का ही आंसर मिलता है, और वो 1 वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करने से वही मिलने वाला है। अभी लास्ट और फास्ट लेंगे बेटा, और वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, चैप्टर को एंड अप कर रहे हैं। देखो यार, वेक्टर प्रोडक्ट में एक बात याद रखनी है, अगर आपके पास ये p वेक्टर रहा और ये q रहा, ध्यान से देखिए बेटा, तो क्या करना है, राइट हैंड रूल। देखो ये राइट हैंड है, ये है मेरा p, ये है q, जो थमाएगा उसका प्रोडक्ट मिलेगा, उसका डायरेक्शन मिलेगा बेटा। पहले स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग डायरेक्शन नहीं दिखा देते, और यही यूनिट वेक्टर होगा। मतलब देखो ये एक्चुअल में ऐसा है, दिख रहा नहीं है, ऐसा है बेटा ये। अब मैं बोर्ड के अंदर तो ऐसे नहीं बाहर नहीं निकाल सकता हूं ना, इसलिए p क्रॉस q, देखो p क्रॉस q, ऊपर ऊपर मतलब ये जो दिख रहा है क्या r यूनिट वेक्टर बेटा, यह r यूनिट वेक्टर है। ओके, ये यूनिट वेक्टर है आपका। क्या बात समझ में आ रही है? ये थीटा एंगल है बेटा, ये क्या आपका थीटा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब आप लोग कैसे लिखोगे इसको कि p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर रहा तो मुझे r मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ओके, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हमको पता होना चाहिए, p थंब के डायरेक्शन होता है रिजल्टेंट p क्रॉस q। अब देखो अगर ऐसा रहता तो सर, जैसे कि अगर आपका मुझे ये q वेक्टर, इसको q बोला इसको p, अगर q क्रॉस p लेना है तो नीचे वेक्टर का डायरेक्शन आ रहा है, यूनिट वेक्टर नीचे आ रहा है। देखो q, ये q है, दिख रहा है, ये p है, q क्रॉस p। मतलब ध्यान रखिएगा कि अगर ये मेरा q रहता और यहाँ पे ये p रहता तो मुझे q से p जाना है, तो बेटा ध्यान रखना, इसको r ही बोलो, उन्होंने बोला होगा कुछ, r ही बोल रहा हूं हम लोग, तो इसको q क्रॉस p। बात समझ में आ रही? मतलब p क्रॉस q को सर हम q क्रॉस p लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? डायरेक्शन में फर्क आता है। स्केलर में लिख सकते थे हम लोग कम्युनिटी लॉ को ओबे कर सकते थे, यहां कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है। यहां पे p क्रॉस q ऊपर आ रहा है सर, देखो p, देखो ये आपका p है, ये q है, ब्लैक कलर का मार्कर ऊपर आ रहा है, देखो डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन q से p जाओगे तो डायरेक्शन नीचे आ रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो नहीं चलेगा। इसलिए कम्युनिटी लॉ हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट में नहीं लगाते बेटा। इसकी कोई इसकी डिफाइन होनी चाहिए थी, यहाँ पे नहीं दी वाली है, मैं बता देता हूं, डोंट वरी, ठीक है ना। डिफाइन क्या बोलोगे? प्रोडक्ट ऑफ टू, है ना, प्रोडक्ट ऑफ या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन बिटवीन टू वेक्टर्स इज कॉल्ड एज द वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे, कैरेक्टरिस्टिक फटाफट देख के खत्म कर देते बेटा, ठीक है। अभी देखो, वेक्टर प्रोडक्ट डू नॉट ओबे द कम्युनिटी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी बताया मैंने कि आप लोग p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर को q क्रॉस p नहीं दिखा सकते, क्यों? डायरेक्शन में फर्क होता है। देखो p क्रॉस q, देखो ये p था, ये q था, p क्रॉस q, देखो ये 4 उंगली है, ब्लैक, तो मेरा थंब ऊपर जा रहा था। अब q क्रॉस p करोगे तो नीचे आ रहा है, समझे क्या? तो ये ओबे नहीं होता। वेक्टर ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे होता है क्या? देखते भाई, ओबे होता है क्या? ओबे होना चाहिए
हमको लगता है बेटा यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन आता है ना, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, प्रूव करके देखना है। देखो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, देखो देखते ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ओके सर, चलो करो बोला कैसे करेंगे, ए बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट रहा तो साइन थीटा, ए सी साइन थीटा, क्या कॉमन निकालोगी भाई, ए कॉमन निकालोगी, हाँ सर, बचा क्या, बी प्लस सी, सी साइन थीटा कॉमन निकालोगी। अगर साइन गया तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना, हाँ जी सर, समझे क्या बेटा, मतलब सर इसका प्रूफ दिया आपने, वाह क्या बढ़िया बात है सर, मतलब ए क्रॉस बी को मैंने प्रूफ करके दिखाया ना, यहाँ पे देखो ना, मैथमेटिकल मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे होता है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है यहाँ पे स्पेशल केसेस है, जैसे उसकी स्पेशल केसेस है ऐसे यहाँ पे भी कुछ स्पेशल केसेस दी वाली है। देखो हम लोग पहले ये पता है पी क्रॉस क्यू को पी क्यू साइन थीटा लिख सकते, हाँ सर, तो एंगल जीरो रहा, थीटा अगर जीरो रहा तो साइन जीरो होता है जीरो, हमने लिख दिया था सर पी क्रॉस क्यू को पी क्यू साइन जीरो जीरो, मतलब जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो, मतलब पहला देखो थीटा जीरो रहा तो उसका प्रोडक्ट भी जीरो आता है, प्रूफ करके दिया मैंने, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब दो पैरेलल वेक्टर रहे, दो पैरेलल वेक्टर मतलब पी वेक्टर पैरेलल क्यू वेक्टर, दोनों पैरेलल वेक्टर रहे तो उसका प्रोडक्ट जीरो आता है। मतलब सर दिमाग लगाओ, मैंने बोला था ना आपको यार कि यार अलोंग द एक्स एक्सिस वाई रहता है, ये जे रहता है, ये जेड को के लिखते हैं, तो आई को आई अगर हमने ले लिया, इटसेल्फ ले लिया, आई क्रॉस आई ले लिया, जे क्रॉस जे ले लिया और के क्रॉस के ले लिया, तो बेटा जवाब जीरो मिलता है। लेकिन यूनिट देखो बात समझ में आ रही, यूनिट वेक्टर आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के लिया तो जीरो, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में वन आंसर मिलता था, भगवान डॉट प्रोडक्ट में वन आंसर मिलता था, याद रखना, दुआ लगेगी मेरी भाई, याद रखना, ये जीरो मिलता था क्या नहीं, वहां पे आई के साथ डॉट प्रोडक्ट में आई के साथ आई, जे के साथ जे और के साथ के रहा तो आंसर वन मिलता था, उल्टा है उल्टा, हाँ भाई खाली मुड़ का वरी पाए, अरे भगवान ये समझे, बहुत इजी। चलिए सर एंटी पैरेलल वाली कहानी सुनते हैं, एंटी पैरेलल मतलब भैया एक का मुंह इधर एक का इधर हो गया एंटी पैरेलल, तब उसका 180 एंगल होता है, हाँ जी सर हमने तो पढ़ा है पी क्रॉस क्यू, ये पी क्यू साइन 180 साइन 180, शायद आपको पता हो जीरो आंसर होता भैया, क्या होता है जीरो, तो जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो, मतलब पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो जवाब जीरो मिलता है बाबा। और कुछ बच्चे हैं कि सर मुझे थोड़ा स्पीड से देखना, तो 1.5x की स्पीड में भी देख सकते हैं, थोड़ा सा मुझे पता है नियर अबाउट लिख कर 1.5 घंटे के ऊपर लेक्चर जा रहा है, तो ध्यान से देखिए। चलो 90 रहा सर, 90 भैया वो नहीं 90, ये 90 की बात कर रहा हूं मैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये 90 हो गया, परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आपको पता होना चाहिए थर्ड नंबर की केस में यहां पे हम लोगों को थीटा 90 और साइन 90 होता है 1, अगर हम लोग ले पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर तो पी क्यू साइन 91, मतलब सर ये 91 मतलब पी क्यू, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मिलता है दो वेक्टर का। ओके ये केसेस है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ ये देखो मैंने बोला ना आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के जीरो, तो इटसेल्फ रहा तो जीरो वही होगी, पहली प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन करके दिए। ओके हाँ उसके बाद में और एक बाकी है भाई, और एक बाकी है, हाँ यहां पे और एक निकाल के देता हूं, और एक चीज निकाल के दूंगा, ये ध्यान में रखना भैया। देखो आपके पास ये यक्स है, ठीक है इसको यक्स बोलते हैं, यक्स है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है, ये आई यूनिट वेक्टर है, ये जे यूनिट वेक्टर है
और ये के यूनिट वेक्टर है। देखो अगर मैग्नीट्यूड सॉरी परपेंडिकुलर है तीनों एक्चुअल में, एक ऐसा है, एक ऐसा है, और एक पेन दिखाओ सर, और एक ऐसा भी है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखो इसको ही परपेंडी 90 एंगल है, इसका 90 एंगल है, इसका और इसका भी 90 एंगल है, कोई टेंशन ही नहीं भाई, तीनों का 90 है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहे तो हम लोग कर सकते हैं आई के साथ जे रहा तो के लिखना है। अगर आप लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो देखो ये एंटी घडीची उलटी दिशा त्याला अँटी क्लॉकवाईज म्हणतात भावड्या। सर अँटी क्लॉक एका जणांनी कॉमेंटच केला मला, सर अँटी क्लॉकवाईज कशाला म्हणतात? म्हणलं भाऊ तुझा ॲड्रेस दे मला, मी तुझ्या घरी येतो आणि नंतर मी तुला चांगलं सांगतो की अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे काय असते। अरे बाबा लक्ष देत जा, शिका जरा असं काहीतरी, काही प्रश्न विचारत जाऊ नका। हा बाबा गुगल आहे, गुगलवर बघ ना अँटी क्लॉकवाईज, नाही समजत तर कशाला तमाशा मांडतो काही कळत नाही मला। हाँ चलो एंटी क्लॉक देखो आई के साथ जे रहा तो थर्ड वाला लेना के। देखो आई जे लिया तो के लिया, अब जे के ले रहा हूं, अब जे क्रॉस के लेना है। देखो जे क्रॉस के तो सामने वाला कौन सा आएगा? ये, ठीक है। अब के आई लेना है, के आई लेना है, के आई थर्ड कौन सा है? जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? कहां से लाया सर ये? अरे बाबा आत्ताच से शिकवलं ना, ये पी है, ये पी बताया था है ना, ये क्यू है आपका वेक्टर। तो थर्ड जो है परपेंडिकुलर उसका प्रोडक्ट होता है ना, तो वही तो बोलना था ना भाई। देखो ना ये है पी, ये क्यू, तो थर्ड वेक्टर मिल रहा है। ऐसा है ना, देखना ये एक्स है, वाई है, जेड है। देखो ये देखो एक्स वाई मतलब आई जे, देखो एंटी क्लॉक चला आई जे, ये एक्स है, ये वाई, आई जे, ये क्या है? एक्चुअली ये ऐसा है ना, मेरी बात तो समझ में आ रही है ना, ये एक्स से वाई जा रहा हूं तो जेड मिलेगा। देखो एक्स से आई जे तो के मिल रहा है। देखो आई मतलब कौन सा है? जे, ये के मिल रहा है। और देखो आई जे के मिलेगा, जे के आई मिलेगा, ऐसा रहता है। ये परपेंडिकुलर वाला थर्ड वही है, वेक्टर प्रोडक्ट ये, ठीक है ना। लेकिन उल्टा एंटी क्लॉकवाइज लोगे सर, मार्कर अलग इस्तेमाल करो ताकि पता लगे सर हम लोगों को। देखो बेटा मैंने क्या बोला कि यहाँ पे उल्टा जाना सीखो भैया, या इसी का उल्टा भी ले सकते हैं, जैसे उल्टा जा सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे लेना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। देखो जे से आई जाओ सर, देखो इसी को उल्टा कर सकते हैं, जे से आई जाओ। देखो जे से आई गया तो माइनस के मिलेगा, क्योंकि आप लोग आप क्लॉक वाइज जा रहे हो। एंटी क्लॉक वाइज जाओगे तो प्लस, क्लॉक वाइज जाओगे माइनस जवाब लेना है, ठीक है। के आई देखो यहां से के आई जे लिखोगे ना, हाँ के जे, सॉरी के जे लिखोगे माइनस आई होगा। यहां पे भी आई क्रॉस के उल्टा लिखो तो जवाब मिलेगा माइनस जे। इस बातों को याद रखना, क्योंकि अभी ये चैप्टर का एंड अप होने जा रहा है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैलकुलस पार्ट जो है, जो हमारे लोगों को दिया गया इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस, वो एग्जाम में आता नहीं है। फार्मूले बताऊंगा लेकिन मैं आपको कुछ थोड़े से, गॉट इट। चलो सर लास्ट और फास्ट करो बड़ा, बस हो गया सर, हम लोगों को भी खाना पीना कुछ रहता है सर। चलिए तो सबसे पहले यहां पे मैंने जैसे बोला था वैसे ही करना भैया। ये पी एक्स आई यूनिट वेक्टर, पी वाई जे यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे पी जेड के यूनिट वेक्टर। ये एक्स के लिए, ये वाई के लिए, ये जेड के लिए क्या है भैया? ये के यूनिट वेक्टर। चलो सर क्रॉस प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू, हाँ सर लिखो पी का क्या लिखा है? पी एक्स आई यूनिट वेक्टर, पी वाई जे यूनिट वेक्टर, पी जेड के यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट चलिए हमारा, डॉट नहीं क्रॉस चलिए भैया। यहां पे सर अच्छी सिटी बजाते हो, देखो कुछ नहीं भैया, वो है वही लिख रहा हूं। क्या ये पागलपन है जैसे, कुछ नहीं है, नल्ला सा सवाल है भैया। चलो पहला टर्म दूसरी ब्रैकेट, पहली टर्म्स दूसरा ब्रैकेट, ऐसा बोलो सर। क्या करे? अरे दो दो ब्रैकेट क्यों आ रहे भैया, क्या जरूरत है तेरी? चलो हाँ जी, क्या है बेटा दूसरा ब्रैकेट? अब वही चीज है, वही चीज है। बारिश आ रही क्या सर?
आवाज़ करके बारिश है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, नहीं उधर कुछ तो ये कर रहे, क्रैक कर रहे ना। हाँ हाँ, चलो दूसरा टर्म से, दूसरी टर्म से, चलो दूसरी टर्म से, ये क्यू वाई जे क्यू जेड के, और तीसरी टर्म कौन सी है, पी जेड के यूनिट वेक्टर है। तो बताओ यहाँ पे, बताओ भैया, क्यू एक्स आई यूनिट वेक्टर, वही चीज लिखना का थोड़ा सा हो जाता है भैया। देखो क्यू वाई जे यूनिट वेक्टर क्यू जेड, ओके। चलो मल्टीप्लिकेशन करो बोला यहाँ पे, पी क्रॉस क्यू, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। चलो चलो याद है सबको अभी। चलो पी एक्स क्यू एक्स बराबर है, यूनिट वेक्टर नहीं आना चाहिए ना बेटा। तो यहाँ पे है आई क्रॉस आई, ध्यान देना बेटा। अभी देखो स्केलर में और वेक्टर में यहाँ पे रेक्टेंगल कंपोनेंट में 100% गलती करते बच्चे, 100%। देखो कितना भरोसा है सर, आपको भरोसा बहुत रहता है, क्या करे बच्चे, इतने साल से पढ़ा रहे, पता रहता है, पेपर चेकिंग की जाती है ना। हाँ देखो पी एक्स, दूसरी टर्म है क्यू वाई, यूनिट वेक्टर है यहाँ पे आई क्रॉस जे, ध्यान से रखना बेटा। नेक्स्ट पी एक्स क्यू जेड, पी एक्स क्यू जेड आई यूनिट वेक्टर क्रॉस की यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट प्लस पी वाई क्यू एक्स, तो ये जे यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर, प्लस पी वाई क्यू वाई, क्या बेटा यहाँ पे जे यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, प्लस पी वाई क्यू जेड, पी वाई क्यू जेड, यहाँ पे मेरा जे यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर, और लास्ट है बेटा अभी बहुत लिखना बहुत ही मुश्किल जा रहा है, क्या करें, थोड़ा सा इधर लिखूं। चलो कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से देखना बेटा। प्लस मुझे एक्चुअल में यहाँ पे अगर आता है ना, क्या करे सर, इधर प्लस लिख के, हाँ हाँ मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, नहीं बोल रहा चलो क्या करें अभी, यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे प्लस करते हैं। देखो पी जेड और क्यू एक्स, एक्चुअली एक के नीचे एक आना चाहिए था, ये कोई टेंशन नहीं है। तो ये है के क्रॉस आई, करते एडजस्ट करते, चलो पी जेड ये क्यू आई है, तो ये के यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, और ये लास्ट आपको दिख रहा तो सही है ना भाई। हाँ तो ये है पी जेड क्यू जेड, नहीं तो मेरा कम से कम सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास बुक तो होगी ना, ठीक है ना। ओके अब देखो यार, जैसे पहले मैंने डायगोनल निकाला था और कुछ टर्म को कट कर दिया था, आप इसमें है ना, इस डायगोनल में जो जो वैल्यू आ रही है उसको जीरो कर दो। हाँ जी जीरो करो। क्यों सर, क्या फंडा निकाला है सर आपने? भैया फंडा ये है कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जीरो, आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के रहा तो जीरो होता। देखो आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के रहा तो आंसर जीरो मिलता है, मिलता है कि नहीं? इसलिए डायगोनल में सभी जवाब जीरो मिलने वाले। ओके सर, और कौन सी बात बोलोगे? हाँ मैंने बोला था भैया आई क्रॉस जे रहा तो के मिलता है, बोला था आपको, है ना। आई जे, बाद में जे के साथ आई, एक मिनट ये एक्सिस देखना पड़ेगी एक बार। हाँ ये आई जे के है ना, आई के साथ जे तो के, जे के साथ के तो आई, और के साथ आई रहा तो जे, ये था फंडा भैया, बराबर है। आपको ऐसे ही बोला था मैंने। अब इसके उल्टा लिखोगे तो आंसर उल्टा ही मिलेगा, जे क्रॉस आई मिलेगा तो माइनस के, ठीक है ना। के साथ जे लिखोगे तो माइनस आई, और आई के साथ के किया तो माइनस जे मिलेगा। अच्छा सर चलो अब सुन लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें अंदर पुटअप करेंगे, ये सब कुछ वैल्यू जो लिखी है सर पुटअप कर लो। देखो यार पहला तो जीरो, आई के साथ आई जीरो, ओके सर। ये पी क्रॉस क्यू चल गया, पहला तो जीरो बेटा,
सबको पता है आई के साथ जीरो। यहाँ पे पी एक्स क्यू एक्स इसकी जो वैल्यू है वो आई जे के होता है। आई जे क्या होता है? के होता है ना? ओके सर, तो देखो पी एक्स क्यू वाई, यहाँ पे के यूनिट वेक्टर आएगा। ओके, बाद में पी एक्स क्यू जेड, ये आई के दिख रहा है सर, आई के लेकिन माइनस जे हो रहा है, माइनस इसलिए लिखा पी एक्स क्यू जेड आई के। माइनस कैसे आएगा? ये जे, ठीक है मैं लिखता हूं सर, ध्यान रखो हाँ, इसमें गलती होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। आई जे बराबर के लिखा है ना, एक्स जेड माइनस जे लिखा बराबर आई के माइनस जे, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट है यहां पे जे आई देखो बोला सर, माइनस के है ना, माइनस के आ रहा है, लेकिन कौन है? पी वाई क्यू एक्स है ना, पी वाई क्यू एक्स लिखना था ना, ठीक है माइनस है, याद रखना, क्योंकि ये वैल्यू चेंज मतलब गलत होने के बहुत सारे ज्यादा चांसेस होते हैं। पी वाई माइनस पी वाई, अरे पी वाई क्यू एक्स कौन सा था सर वहां पे? जे आई माइनस के था, इसलिए माइनस लिखा था, पहले माइनस इसलिए आया। ये तो जीरो है, जे देखो जे रहा तो जीरो होता है, वो तक करेक्ट हो गया। यहां पे जे के आया हो रहा है ना, तो प्लस होगा पी वाई क्यू जेड, यहां पे आई यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्या बचा है सर अभी? ये बचा पी जेड क्यू एक्स के आई तो जे होता है ना, प्लस ये तो प्लस क्या है सर? पी जेड क्यू एक्स आई यूनिट वेक्टर है ना, जे के है ना, क्या के आई तो जे है जे। देखो बच्चा थोड़ा सा भी गलती हो सकती है यहाँ पे, के आई है करेक्ट है ना, के जे है सर, के जे माइनस हो रहा है, माइनस है, और बचा क्या है यहाँ पे अपने पास? पी जेड क्यू वाई, और ये के जे था ना, यहाँ पे आई। तो ध्यान रखना बेटा, ये आना चाहिए थोड़ा भी साइन चेंज हो गया खत्म किस्सा, खत्म भाई। एक काम करते हैं, पहले आई की टर्म लिखते हैं। देखो चलो पी वेक्टर क्रॉस, आप बोलेंगे सर ये के जीरो है ना बेटा, देखो आई जीरो, ये डायगोनल वाले जीरो होते हैं। चलो अब हो गया खत्म किस्सा। आई वाले पहले लिखते भैया, आई का ये है सर, है तो प्लस आई बाहर निकालता हूं, देखो बचा क्या है? पी वाई क्यू जेड, ये कॉमन था ना, ये पी जेड क्यू वाई। बात समझ में आ रही? आई कॉमन निकाला, देखो आई यहाँ है, आई यहाँ है, तो आई बाहर निकाला तो पी वाई क्यू जेड, पी जेड क्यू जेड। एक बात ध्यान रखना, ये वाई जेड रहा ना, तो इसको उल्टा करो, इधर जेड वाई करो। अरे क्योंकि माइनस है ना, उल्टा करना पड़ेगा ना, ये माइनस है कि नहीं, तो इसलिए उल्टा करना पड़ता है। चलो आप क्या करेंगे? माइनस जे कॉमन निकालेंगे, माइनस जे, देखो माइनस जे वाला लगे तो मैं अलग मार्कर से थोड़ा सा ड्रॉ करूं, क्या इसको पता लगेगा आपको। पहले मैंने इसको कॉमन निकाला था, ठीक है ना, अब रेड पेन इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं ना बेटा ये टर्म्स रेड वाले, ध्यान रखना, रेड वाला कॉमन निकाला मैंने, हाँ रेड वाला कॉमन है। और नेक्स्ट क्या है सर? नीला। अब देखो ये के वाला और ये के वाला कॉमन निकालना, मैं देखो मार्कर सेम इस्तेमाल किया, इसलिए किया कि कॉमन निकालने के लिए। अब देखो माइनस जे है, इसलिए पी एक्स क्यू जेड है ना, और यहां पे माइनस लिखना पड़ेगा, हाँ पी जेड क्यू एक्स। बेटा देखो बच्चे बोलेंगे सर प्लस है, माइनस माइनस प्लस होता है, ध्यान से देखना भैया। नेक्स्ट अभी के की वैल्यू बारी आगे भैया, प्लस के को कॉमन निकालते हैं। देखो यहां पे तो पी एक्स क्यू वाई, पी वाई क्यू एक्स, ये ऐसा आना चाहिए था। क्या आ रहा है बे? आ रहा है क्या? इस टर्म को याद रखते हुए मैं अगले पेज पे जाऊंगा और इसको खत्म करने वाला हूं। हाँ जी
अगले पेज पे जाने वाला हूं, ये याद रखना है, ठीक है। इसका फोटो निकाल के याद रखो, आई जे के। मैं यही प्रूफ करके देने वाला हूं, यहां पे जगह नहीं है, ये डायग्राम को भी खत्म नहीं कर सकता मैंने, क्या कर सकते क्या कुछ इसको? हाँ नहीं नहीं, क्या अगर ये हटा सकते तो मजा आता है। चलो कोई टेंशन नहीं है, ओके। ये तो करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो यार, हम लोग इन्हें कैसे क्रॉस प्रोडक्ट में करके दिखा सकते हैं। ये आप लोग मैथ्स में पढ़ने वाले, ये आई जे और ये के यूनिट वेक्टर। यहाँ पे पी एक्स, पी है ना पहले, ये पी वाई और ये पी जेड है। यहाँ पे क्यू एक्स, क्यू वाई और क्यू जेड है। तो यहाँ पे पी क्रॉस क्यू को हम लोगों को कैसे लिखते हैं? देखो, इसको बोलते हैं रो। ये कौन है? कॉलम। अरे बिल्डिंग के कॉलम नहीं क्या होते वैसे। अब मुझे चाहिए आई, याद रखना, आई लिया तो आप लोग कैसे करें? देखो, पी वाई क्यू जेड माइनस करके इधर क्या करना है, ठीक है। ये यहां पे ऐसे रखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये अब ऐसे पी जेड क्यू वाई माइनस दूसरी टर्म्स, देखो पहले वाले प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। अब इसको देखो, पी एक्स क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू एक्स। क्या मेरी बात समझ में आएगी? देखो, पी जेड क्यू एक्स, पी, अरे अच्छा मैंने ऐसे लिया क्या? ठीक है, हाँ, पी एक्स क्यू जेड, ओके। अब ये पी जेड क्यू एक्स प्लस आपकी ये यूनिट वेक्टर ले रहा हूं मैं। अब देखो के निकालना कैसे करोगे? बोलो, पी एक्स क्यू वाई बराबर है आंसर माइनस पी वाई क्यू एक्स। इस तरह से आप लोगों को पहले भी जो रेक्टेंगल कंपोनेंट है ये आप लोग रो और कॉलम में लेके भी कर सकते हैं। ये आपका मैथमेटिकल चैप्टर जो है मैथ्स का वेक्टर चैप्टर, उसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। अब बच्चे पूछते हैं कि सर आप ये नहीं पढ़ाओगे कैलकुलस वाला पार्ट? नहीं बेटा, बिल्कुल एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन हम लोगों को कुछ ही पार्ट्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख के देने वाला हूं थोड़ा सा आप लोगों को, ठीक। अब देखो, ये फार्मूले पूरे यूज नहीं होने वाले फिजिक्स में भाई साहब, ये ओनली आपके दिमाग को शांति मिलने के लिए जो इंपॉर्टेंट फार्मूले बता दूंगा मैं। सर कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले बता दो, थोड़ा सा हम लोगों को फ्रेश करो। ये फार्मूले देख के तो हमारा दिमाग खराब होता है सर। अच्छा करो, चलो कर दे तो भाई। देखो यार, हम लोगों को मुझे लगता है जो है वो बताऊंगा, है ना यार। सबसे मेन आपका फार्मूला आपको यूज करना पहले नंबर का। सर ये फार्मूला थोड़ा सा समझा दो भला कैसे है। तो देखो यार, यहां पे अगर d अपॉन डी एक्स रहा, आपके पास एक वेरिएबल रहा 5⁻³ रहा, है ना। तो क्या करोगे? इस पावर को नीचे उतारना है, इसका डेरिवेटिव करना है मुझे, है ना। तो ये 5, इसका पावर 1 से कम करना, 2 करोगे मतलब 5, ये 3 × 5 का स्क्वायर 25, तो 75 नंबर आएगा डेरिवेटिव इसका, है ना। मतलब आपके पास x⁻n है, तो n को नीचे उतारो, x की पावर मतलब जो नंबर है जो आपका होगा वेरिएबल, ये वेरिएबल है नंबर, ये ऐसा नहीं होता है, बता रहा हूं मैं। वेरिएबल नंबर 5 है, समझो कंसीडर कर रहा हूं, तो 5 का क्यूब है, तो क्यूब को नीचे उतारो 3 को, और एक पावर कम करो, 3 का पावर 1 कम किया तो 2 होगा, खत्म किस्सा। दूसरी बात, हम लोगों को साइन का डेरिवेटिव होता है भैया कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। मुझे बताओ यार, पहले साइन होता है ना हमारे पास, बाद में कॉस होता है। अब साइन का कॉस इसलिए पॉजिटिव लिखा है, अब उल्टा जा रहे हो ना, कॉस से साइन जा रहे हो ना, तो इसलिए माइनस साइन लिखना पड़ रहा है मुझे। देखो, साइन का कॉस है, करेक्ट, साइन के बाद कॉस टैन होता है, नाम तो सुना होगा कभी गलती से है ना। तो साइन का कॉस आना करेक्ट है, लेकिन कॉस से साइन करना है, मतलब उल्टा जाना पड़ रहा है, इसलिए उल्टा करो बस। बाकी तो यूज नहीं करते हैं, आपको करना है भैया, जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है उनको करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिजिक्स में तो इतना ही, बस 3 फार्मूले डिफरेंशियल के इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और इंटीग्रेशन के जो फार्मूले है वो भी 3 है। सर अलग मारकर इस्तेमाल करो ताकि पता लगे हम लोगों को कि आप क्या पढ़ा रहे हो। देखो भाई साहब, पहला नंबर का ये फार्मूला, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा,
एक्स रेस टू 2 इंटू डी एक्स रहा, तो एक्स रेस टू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 होगा, तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 होगा। समझे कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? जिनको नहीं आता है, नॉन मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है, यहाँ पे वेरिएबल गिनना है, कितना भैया, 1 2 ये 3, तो 3 जो पावर है वही नीचे लिखो, खत्म किस्सा। दूसरी बात, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल में जो गड़बड़ करते हैं बच्चे उनके लिए, हाँ देखो यार, साइन का कॉस हो रहा है, यहां पे साइन का कॉस हो रहा है लेकिन माइनस हो रहा है। मैं तो बोलता हूं एक डिफरेंशियल का याद रखो और इसका इंटीग्रेशन का उल्टा होता है याद रखना, मतलब कॉस का माइनस कॉस, माइनस साइन है यहां पे प्लस साइन है, बस 3 दूनी 6 फार्मूले मुझे लगता है कि ये याद रखना पड़ेगा, शायद आपको दुआ चाहिए तो चलो यार, अगर अच्छा लेक्चर लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को और जितना हो सके सपोर्ट करो। हम लोग ज्यादा से ज्यादा आपको फर्स्ट टर्म के लिए हेल्प करने की कोशिश करते हैं। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।